हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। चलो तो हम पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 11th नीट बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ओके, जल्दी से अपना पेपर ले लो और अभी देखते हैं एक एक करके सारे 90 क्वेश्चंस जो आपको बायोलॉजी एग्जाम में पूछे गए थे। तो जैसे आपको पता है इस एग्जाम के लिए आपका सिलेबस था द लिविंग वर्ल्ड, नेक्स्ट एनिमल किंगडम एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट था। सही है। सो वन बाय वन लेट्स गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। देखते हैं हर क्वेश्चन का जवाब कैसे बेसिकली फाइंड आउट करना है, हर एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आपको ए बी सी डी ऐसे 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड ऑप्शंस में से आपको क्या फाइंड आउट करना है। बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सही है। आपको क्या ढूंढने हैं, इन चारों में से करेक्ट कौन सा है। चलो रीड करते हैं। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यस, हमने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी व्हाट इज लिविंग वाला पार्ट पढ़ा है, जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं एंड इसमें हमने ये प्रॉपरली पढ़ा है कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सीजनल ब्रीडर्स है, यहाँ पे लाइट कैसे अफेक्ट करता है। सही है। जैसे प्लांट्स में फ्लावरिंग होगा या नहीं होगा, या एनिमल्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे या नहीं होंगे। सो ये वाला हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्शन। नहीं, रिप्रोडक्शन के लिए न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होने चाहिए, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होने चाहिए। सिंपली इंक्रीज इन बॉडी मास इज नॉट रिप्रोडक्शन, वी कैन कॉल इट ग्रोथ, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म is a defining property of all living organisms without exception. Yes, सारे living organisms में हजारों प्रकार के अलग अलग केमिकल रिएक्शंस चलते हैं। सही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। एंड इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म जरूर होता है एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता है मेटाबॉलिज्म। सही है। इसीलिए हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। सो ये करेक्ट है। तो आई थिंक इसी से हमारा आंसर तो निकल रहा है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं स्टेटमेंट। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। नो, हमने क्या पढ़ा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस ये ह्यूमंस में है। सही है। इन जनरल अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस ये सिर्फ ह्यूमंस में है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो इसीलिए आपके कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, देखो ए एंड सी आपको करेक्ट ही पूछे हैं, तो ए एंड सी मतलब हमारा ऑप्शन सी ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल लिविंग बींग्स शो, और आपके ऑप्शंस क्या क्या है देखो। इरिटेबिलिटी दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस, बेसिकली आपने ये कॉन्शियसनेस वाले टॉपिक में पढ़ा है। नेक्स्ट, इरेग्युलर शेप, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इरेग्युलर शेप होता है क्या। नहीं, आपको पूछा है ऑल लिविंग बींग शो। ठीक है। कॉन्शियसनेस तो सबकी प्रॉपर्टी है। आगे, नो लोकोमोशन, जरूरी नहीं है, देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन शो करते हैं, कुछ नहीं करते, तो ऑल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा। तो इसीलिए आपको पूछा है ऑल लिविंग बींग्स कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा इरिटेबिलिटी, कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट एनी प्लांट, एनिमल और इवन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट विल रिस्पॉन्ड टू अ स्टिम्युलस। तो इरिटेबिलिटी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे, अगेन अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सो स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड गिव द आंसर। तो यहाँ पे अगेन आपको एबीसीडी 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड ऑप्शंस देख के समझ में आ रहा है, आपको करेक्ट इनकरेक्ट वाला कॉम्बिनेशन ढूंढना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, biological names are generally in Latin and printed in italics. Absolutely correct. हमारे जो सारे साइंटिफिक नेम्स है अलग अलग स्पीशीज के, ये कौन से लैंग्वेज से डिराइव्ड होने चाहिए, लैटिन से। और जब ये प्रिंटेड होते हैं, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में भी हर एक साइंटिफिक नेम जो प्रिंटेड है ये इटैलिक्स में है, थोड़ा स्लांटेड होता है। सही है। तो ये वाला तो करेक्ट है। नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट्स जीनस। सही है। फर्स्ट वर्ड जीनस होता है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम आर सेपरेटली अंडरलाइंड व्हेन प्रिंटेड लिखा है। नहीं, आप टेक्स्ट बुक में भी देखो, जो भी साइंटिफिक नेम्स है इटैलिक्स में है लेकिन अंडरलाइन नहीं है। जब वो हैंड रिटन होते हैं तब उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे, द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम
starts with capital letter when given in memory of a person, otherwise with small letter. अरे भाई हमने ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा है. कोई भी साइंटिफिक नेम हो, इसमें जो जीनस होता है, जेनेरिक नेम, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है. तो आप आंसर तो निकाल सकते हो, मतलब ए एंड बी करेक्ट होने चाहिए. ढूंढो कहाँ पे है. ए बी करेक्ट एंड सी डी इनकरेक्ट. तो हमारा आंसर क्या हो गया, देखो ऑप्शन सी. फिर ऐसे एक एक करके हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे. आप सब लोगों ने पेपर दिया है तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कहाँ पे क्या गलती की है आपने. ओके, ये क्वेश्चन सपोज आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है या आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो ऐसा क्या गलत किया आपने, या क्या आपको मे बी एग्जाम के वक्त क्लिक नहीं हुआ जिसकी वजह से रॉन्ग हो गया. सही है, तो एक एक करके देखते हैं. आगे क्वेश्चन नंबर 4. X and Y are the components of binomial nomenclature. This naming system was proposed by Z. Okay, हमने एक ही सिस्टम तो पढ़ा है हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का. सही है. गिवन बाय होम, लीनियस. एंड इसमें x एंड y ये जो दो कंपोनेंट्स होते हैं क्या होता है. फर्स्ट इज द जीनस, दैट इज जेनेरिक वर्ड, एंड द सेकंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट. सो सिंपल, आपको बस एक्स वाई जेड देखो कहाँ पे है. x जेनेरिक नेम, y is specific epithet and given by Carolus Linnaeus. Absolutely correct. सेकंड में विटेकर लिखा है तो ये पढ़ेंगे भी नहीं हम. ये तो ठीक है, लेकिन ये देखो ये उल्टा किया है, ये नहीं चलेगा. पहला वर्ड जेनेरिक नेम ही होना चाहिए. फोर्थ ऑप्शन में भी विटेकर लिखा है तो ये विटेकर ने तो नहीं दिया है सिस्टम, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन. X is generic name, Y is specific epithet, and who gave it? Carolus Linnaeus. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ लीनियस. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर भी है प्रीवियस क्वेश्चन का. सही है. नेक्स्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ लीनियस मींस दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज बाइनोमियल बोला है, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, दो नाम, मतलब दो वर्ड्स रहेंगे नाम में. सही है. सो वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, नो. टू नेम्स, वन लैटिन एंड अदर ऑफ अ पर्सन, नहीं, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है. नेक्स्ट, टू नेम्स, वन साइंटिफिक एंड अदर पॉपुलर, नहीं. हम एक ऐसे ही साइंटिफिक नेम की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्सली यूज किया जाएगा. एंड इस साइंटिफिक नेम के ही दो हिस्से हैं, टू वर्ड्स है, पहला जीनस और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट. देखो वही हमारे लास्ट ऑप्शन में लिखा गया है, टू पार्ट्स विथ वन नेम, जेनेरिक एंड अदर स्पेसिफिक एपिथेट. तो यहाँ पे साफ साफ हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, monkey, gorilla and gibbons belong to which of the following order and class respectively. तो आपको याद होगा हमने टेक्सोनोमिक हायरार्की पढ़ी थी. सही है, किंगडम से लेके स्पीशीज तक. एंड हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी पढ़े थे. इवन आपने लिविंग वर्ल्ड में एक वो टेबल पढ़ा है. सही है, जिसमें ह्यूमंस का भी पूरा क्लासिफिकेशन दिया है. तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ध्यान से ये पढ़ना जरूरी है कि आपको पूछा क्या है, ऑर्डर चाहिए और क्लास चाहिए. ठीक है. तो मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन्स ये हमारा ही ग्रुप है बेसिकली. ऑर्डर और क्लास सेम ही आएगा. तो देखो यहाँ पे प्राइमेटा ये हमारा ऑर्डर है, करेक्ट है ना. एंड क्लास इवन अपने एनिमल किंगडम भी पूरा अभी पढ़ लिया है. सो यू नो वी बिलोंग टू क्लास मैमेलिया. तो इसीलिए देखो प्राइमेटा एंड मैमेलिया देखो कौन से ऑप्शन में है. सब लोग प्राइमेटा एंड मैमेलिया देखो कौन से ऑप्शन में है, बी. तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, करेक्ट बाइनोमियल एपिथेट ऑफ गार्डन पी इज. ओके, अब डेफिनेटली आप गार्डन पी के बारे में भी और बहुत कुछ पढ़ेंगे इन द अपकमिंग चैप्टर्स, बट आप साइंटिफिक नेम कौन सा सही तरीके से रिप्रेजेंट किया है ये तो आप बता ही सकते हैं. ठीक है. अब देखो पहला वाला जो, अब क्योंकि ये प्रिंटेड है पेपर में तो फिर ये कैसे होना चाहिए था, इटैलिक्स में होना चाहिए था. पहले ऑप्शन में इटैलिक्स नहीं किया है, सेकंड में भी नहीं किया है, थर्ड में इटैलिक्स किया है, एंड लास्ट में साइंटिस्ट का भी नेम है जिसने ये नेम प्रपोज किया है. तो हमें पता है जैसे पाइसम सटाइवम एंड कई सारे अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स के नाम लीनियस ने दिए थे. तो हम ऐसा पूरा लीनियस नहीं लिखते, वी जस्ट राइट इट इन शॉर्ट लीन, और इसको इटैलिक्स नहीं करना होता है. तो ये प्रॉपर जो रूल्स है ये थर्ड ऑप्शन में फॉलो किए गए हैं. सही है. लास्ट ऑप्शन में देखो ये एस भी कैपिटल है, ये बिल्कुल गलत है. स्पेसिफिक एपिथेट ये स्मॉल से ही स्टार्ट होना चाहिए, वो पूरा ही स्मॉल होता है. तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन. चलो अगला देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्सोनॉमी
एंड सिस्टमैटिक्स। ओके, अगेन ये हमने लिविंग वर्ल्ड में दोनों टर्म्स पढ़े हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको करेक्ट ही बताना है कौन सा है। Taxonomy is a part of systematics that deals only with naming organisms. Second option, systematics only deals with classification, while taxonomy includes studying evolutionary relationships. Third option, systematics is a broader field that includes taxonomy, focusing on identification, classification, nomenclature, and evolutionary relationships. And last option है, taxonomy is unrelated to systematics and deals only with economic importance of organisms. अब हमने ये चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने देखा है टेक्सोनॉमी बेसिकली मतलब सिंपल अगर बोलना है इट इज साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हम आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, ऐसे कई सारे स्टेप्स है, नॉमेनक्लेचर, सही है, एंड क्लासिफिकेशन करते हैं। अब सिस्टमैटिक्स जो है ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। सिस्टमैटिक्स में हम टेक्सोनॉमी में जो स्टडी करते हैं वो तो करते ही है, साथ में हम रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसिडर करते हैं। तो आपको अभी इन चारों ऑप्शंस में से ये ढूंढना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दिया है कि सिस्टमैटिक्स इज सिंपली टेक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। देखो सारे ऑप्शंस और बताओ, आसानी से आप बता सकते हो यहाँ पे आंसर क्या होगा। यू कैन सिंपली सी इन द थर्ड ऑप्शन, यही पे दिया है कि सिस्टमैटिक्स ये ब्रॉडर फील्ड है, ये टेक्सोनॉमी के साथ साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंक्लूड करता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की, सही है, पूरी हायरार्की जो पढ़ी है आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टेक्सा विल हैव लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर्ड टू अदर। अब देखो लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज पूछा है आपको, ठीक है। अगर हम सपोज ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स कंपेयर करें जो सेम स्पीशीज के हैं, ओके, तो उसमें सिमिलैरिटी ज्यादा होगी। जीनस में जाएंगे तो थोड़ी सिमिलैरिटी कम हो जाएगी, ओके। ऐसे ही आप ऊपर ऊपर फैमिली ऑर्डर जाएंगे तो क्या होगा, सिमिलैरिटी कम 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 होगी, डाइवर्सिटी बढ़ते जाती है। तो इन शॉर्ट आपको इन चारों ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो हायरार्की में थोड़ा क्या है, हायर लेवल पे है। जितना हायरार्की में ये हायर लेवल पे होगा उतना क्या होगा, इसमें बेसिकली सिमिलैरिटीज जो है ये क्या है, कम होंगे। देखो लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज ही पूछा है, ठीक है। तो अब सारे ऑप्शंस देखो, सोलानासिए, कॉन्वोल्वुलासिए एंड पोएसिए, ये फैमिलीज है। नेक्स्ट पॉलीमोनियल्स, पोएल्स एंड सेपिंडेल्स, ये क्या है, हमारे ऑर्डर्स है। नेक्स्ट सोलानम, पेट्यूनिया एंड एट्रोपा, ये हमारे जीनस है। एंड लास्ट लेपर्ड, टाइगर, लायन, ये हमारे, अब ये तो कॉमन नेम्स दिए बट ये हमारे अलग अलग स्पीशीज है, सही है, जो सेम जीनस को बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे ये स्पीशीज है अलग अलग, ये अलग अलग जीनस है, ये ऑर्डर है और ये फैमिली है। आपको ये ढूंढना है कि इसमें से हायरार्की में हायर कौन सा होता है। आपने पूरी हायरार्की पढ़ी है ना, क्या होता है, किंगडम, फिर फाइलम अगर एनिमल्स है तो, और प्लांट्स है तो हम डिवीजन बोलते हैं। फिर उससे छोटा लेवल कौन सा होता है हमारा, क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, एंड देन वी हैव द स्पेसिफिक स्पीशीज, सही है। ये लोवेस्ट रैंक है या हाईएस्ट रैंक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हर ऑप्शन में कौन कौन सा लेवल रिप्रेजेंट किया है। तो आपको बस लेस सिमिलैरिटी चाहिए ना, मतलब लेस सिमिलैरिटी मतलब ये देखना है कि कौन सा सबसे हायर वाला लेवल है। तो ढूंढो कौन सा ऑप्शन है, चलो देखो जल्दी से। तो ऑब्वियस है कि ये तो स्पीशीज जीनस सबसे नीचे है, फैमिली ये देखो यहाँ पे है, ऑर्डर तो ऊपर है ना, यही तो चार दिए है ना ऑप्शंस में, ऑर्डर ही सबसे ऊपर है यहाँ पे, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ऑल द अदर्स, ठीक है। तो अगेन वही जो पिछले क्वेश्चन में हायरार्की यूज की थी वही यहाँ पे यूज करनी है। अब देखो अगर आप जितना हाई लेवल पे रहोगे तो उतना वो अपने लोअर लेवल्स को इंक्लूड करेगा। जैसे किंगडम में कई सारे फाइला या कई सारे डिविजन्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो इसमें से अगेन मतलब द क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट विच इज द हायर रैंक, सही है, हायर कैटेगरी कौन सी है। तो देखो इसमें से ऑर्डर, क्लास, फैमिली एंड स्पीशीज, तो इसमें से हायर कौन सा है। मैं चाहिए तो आपको ये फिर से हायरार्की दिखा देती हूँ। देखो इसमें से हायर कौन सा है ढूंढ लो, ओके। तो देखो उस ऑप्शन में आपको क्लास भी दिया है, ये देखो यहाँ पे
क्लास भी दिया और वही हायर है, सही है, तो विच इंक्लूड्स ऑल अदर्स, तो इसीलिए क्या आएगा, क्लास। अगर ऑप्शन में अगर फाइलम या फिर किंगडम वगैरह होता तो वो आंसर हो जाता, सही है, क्योंकि वो हायर लेवल होता। गिवन ऑप्शंस में से हाईएस्ट जो हायरार्की है वो सिर्फ क्लास है, इसीलिए हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टेक्सा एट सेम लेवल। ओके, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले। वी हैव पैंथेरा, सोलैनम एंड फेलिस, वी हैव दतूरा, फेलिडे एंड पॉलीमोनियल्स, we have Solanaceae, Carnivora and Chordata, and then we have Mammalia, Monocotyledone and Angiospermae. Basically in this question आपको क्या पूछा है कि अगेन जो पूरी हायरार्की है, सही है, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि सेम लेवल सेम रैंक के आपको सारे टेक्सा दिए हैं। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, 3 ऐसे ऑप्शंस है जिसमें सब मिक्स करके रखा है, लेकिन एक ही ऑप्शन है, ये देखो हमारा फर्स्ट वाला पैंथेरा, सोलानम एंड फेलिस, ये क्या है, हमारे सेपरेट सेपरेट जीनस है ना, ये एक ही है, सारे जीनस ही तो है, पैंथेरा, सोलानम एंड फेलिस, इसमें कुछ मिक्स नहीं हुआ है। बाकियों में देखोगे तो कोई एक जीनस है, कोई एक फैमिली है, कोई ऑर्डर है, मिक्स हो रखा है, तो पहले ऑप्शन सेम लेवल के रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज सेम एज दैट ऑफ, अब देखो ऑलरेडी हमने मंकी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें हमने बोला था ना प्राइमेटा, सही है, तो इसमें से प्राइमेटा का कौन सा एग्जांपल है, देखो प्राइमेटा में बेसिक आप याद रखो, इसमें मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस होते हैं, तो ऑब्वियसली मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स के साथ कौन आएंगे, हम ही आएंगे, सही है, सेम ऑर्डर को मैन बिलोंग करता है, कैट, डॉग, टाइगर के ग्रुप्स अलग है, ठीक है, इनका ऑर्डर अलग है। नेक्स्ट, अगेन अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी आर द इनकरेक्ट, देखो यहाँ पे बोल्ड में भी दिया है, अगर ना भी दिया होता आप हमेशा याद रखो कि पेपर में हमेशा उसको अंडरलाइन या कुछ सर्कल करना है, ताकि जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़े तो ये ना भूल जाओ कि करेक्ट निकालना था या इनकरेक्ट, सही है, कई बार बच्चे सॉल्व तो करते हैं लेकिन यही नहीं देखते कि ऊपर इनकरेक्ट पूछा है, तो आपको रॉन्ग वाले स्टेटमेंट्स चाहिए। ओके, हाउ मेनी आर रॉन्ग पूछा है, तो देखते हैं, लोअर द टेक्सा more are the characteristics that the members within the taxon share, क्या बोला है, लोअर द टेक्सा का मतलब क्या होता है, जैसे स्पीशीज, जीनस, ये लोअर है, ठीक है, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सॉन शेयर, यस, जितना लो रैंक होगा, मतलब जैसे स्पीशीज जैसे, तो क्या हो जाएगा, वो इंडिविजुअल्स जो है, क्योंकि दे आर बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज, उसमें सिमिलैरिटी ज्यादा होगी, बट ये तो करेक्ट है। आगे, हायर द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level, yes, देखो हायर लेवल पे जाएंगे, जैसे फाइलम है या फिर किंगडम है, तो इसमें डाइवर्सिटी इतनी बढ़ जाती है कि कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाता है, मतलब इमेजिन करो जैसे किंगडम में जेलीफिश भी है और ह्यूमंस भी है सेम ही किंगडम में, और हम कितने अलग है एक दूसरे से, सो अगर जितना हम हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में जाएंगे तो क्या होगा, कुछ रिलेशनशिप सिमिलैरिटीज ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इन लोअर टेक्सा द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या दिया है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, ठीक है, स्पीशीज से किंगडम जा रहे हैं हम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीजेस, मुझे बताओ कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं या घटते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो पूरा स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 13, यस, बढ़ते हैं या घटते हैं, अगर हम क्या जा रहे हैं, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, ओके, तो कॉमनैलिटी कम हो जाएगी, ओके, स्पीशीज में सबसे ज्यादा कॉमन फीचर्स रहेंगे, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स है, आप है, हम है, तो क्या है, कॉमन फीचर्स ज्यादा रहेंगे, बट अगर आप ऊपर जा रहे थे एज वी गो हायर, तो ऑब्वियस है कॉमन फीचर्स ढूंढना, लिंक ढूंढना ये मुश्किल हो जाता है, मतलब इसमें गड़बड़ है, तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है इसमें गड़बड़ है, तो इसीलिए हमारा सेकंड 2 हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सब लोग, अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी रेफर्स टू, सही है, कैटेगरी के बारे में पूछा है, कॉन्क्रीट बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप, अ रैंक, देखो कैटेगरी वाली रैंक है ना, किंगडम, फाइलम जो हम लिखते हैं, अ रैंक और लेवल इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म एबल टू इंटरब्रीड, and a group of related organism
बट अनेबल टू इंटरब्रीड फ्रीली। अब देखो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है ये वही है, आप जो मेन ऑब्लिगेटरी 7 लेवल्स लिखते हो, और भी लेवल्स हो सकते हैं, सब फाइलम, सुपर क्लास वगैरह, बट ऑब्लिगेटरी 7 लेवल्स होते हैं किंगडम टू स्पीशीज। तो ये पूरी जो हायरार्की है इसमें क्या है, रैंक्स है ना, ये कैटेगरीज है, किंगडम ये एक कैटेगरी है, फाइलम ये एक कैटेगरी है। तो इसीलिए हमारा आंसर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पे, रैंक और लेवल इन अ टेक्सोनोमिक हायरार्की, दैट इज द कैटेगरी इटसेल्फ। नेक्स्ट, all the categories used in classification of organisms constitute, okay, all the categories बोला है, हाँ, used in classification of organisms constitute। देखो पहले क्वेश्चन में पूछा है कि हायरार्की में एक एक लेवल क्या है, अब उन्होंने पूछा है कि सारे कैटेगरीज को मिला के क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी, सिस्टेमैटिक्स, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, टेक्सोनॉमिक एफिनिटी, क्या होगा, सारे कैटेगरीज मिला के तो पूरी हायरार्की बन जाएगी, स्पीशीज टू किंगडम या किंगडम टू स्पीशीज, जिस ऑर्डर में आपको देखना है। सही है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट्स है एंड आपको देखना है करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट म्यूकस, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। यस, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है, ग्लैंड्स विच हैव डक्ट्स, ओके, और ये उनके सिक्रीशंस है और सब सही भी दिए हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट, gap junctions facilitate the cells to communicate with each other by connecting cytoplasm of adjoining cells। yes, ये बेसिकली जैसे प्लांट्स में प्लाज्मोडेस्माटा वगैरह होता है, वैसे एनिमल्स में एक सेल को उसके नेबरिंग सेल से कम्युनिकेट करना है, कुछ एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए क्या होता है, गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है, तो फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, देख लो, बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट होना चाहिए। देखो मिल गया, यस, देखो इसका ऑप्शन ढूंढ लो, क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट ही ऑप्शन है हमारे पास, बोथ आर करेक्ट ही चाहिए ना, और दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगेन ये जंक्शंस पे पूछा है आपको क्वेश्चन, which of the following junction facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells। अरे पिछले क्वेश्चन में यही पूछा था आपको, ये बहुत ही थोड़ा सा सिलेबस था ना, सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू ही तो था, तो कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, रिलेटेड ही है। आगे, obviously those connections are for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes bigger molecules also। तो ये क्या है, मतलब इसमें तो ऑप्शंस भी मत, जस्ट आपको ढूंढना है कहाँ पे गैप जंक्शन दिया हुआ है। सही है, तो ये देखो कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सारे। ठीक है, तो हमारे 17 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मैच द पेयर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो हम दोनों कॉलम्स देखते हैं और फिर मैच करके देखते हैं। ठीक है, सो इन द फर्स्ट कॉलम यू हैव एयर सैक्स ऑफ लंग्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड ब्रोंकियोल्स। एंड यहाँ पे कॉलम 2 में क्या है, देखो हमारे पास वी हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वी हैव स्क्वैमस एपिथेलियम, वी हैव सिलिएटेड एंड वी हैव कॉलमनर। तो सबसे पहले एयर सैक्स ऑफ लंग्स दिया है। एयर सैक एल्वियोलाई जो होते हैं, इनकी बाउंड्रीज बहुत ही थिन होने चाहिए ना, तो ये हमारा थिन वाला कौन सा एपिथेलियम होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। चलो ढूंढो कहाँ पे, एक ही ऑप्शन है, देखो इतना क्लियर, इवन नीट में भी फाइनल पेपर्स में आप देखोगे ना, ऐसे कई बार होता है कि एक ही ऑप्शन या दो ही ऑप्शन से आंसर निकल जाते हैं, हो जाता है। ओके, देखो एयर सैक्स ऑफ लंग्स क्या होना चाहिए, इसमें स्क्वैमस ही तो होना चाहिए, बराबर है। बाकी के भी पेयर करके देखते हैं। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स सही है, क्यूबॉइडल है, आपको दिया है एनसीईआरटी में। लाइनिंग ऑफ स्टमक कॉलमनर है, एंड डी वाला ब्रोंकियोल्स में सिलिएटेड है। सही है, सीलिया, ताकि ये म्यूकस को वगैरह या कोई डस्ट है एंटर किया है तो उसको पुश करने के लिए, तो इसीलिए हमारा क्लियर यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, मैच द पेयर, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन, और यहाँ पे देखते हैं और मैच करके देखते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या दिया है पहले का, कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ इन्वॉल्व्ड सेल। साइटोप्लाज्म किसके कनेक्ट होते हैं, देखो अगर आपने प्रीवियस वाले वो दो क्वेश्चन कर लिए फिर भी ये हो जाएगा, गैप जंक्शन होता है ना। आगे, हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। अगर टिश्यू में सेल्स इतने एकदम टाइटली पैक्ड है, दोनों के ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज्ड ही है कि उस टिश्यू
टिश्यू के उस लेयर के आर पार कुछ लीक ही नहीं हो सकता है, कुछ पास ही नहीं हो सकता है, तो नाम से क्या लग रहा है आपको, कौन सा होना चाहिए जंक्शन, टाइट जंक्शन। इतना टाइट अरेंजमेंट है सेल्स का कि कुछ आसपास आर पार लीक नहीं होता है, एकदम लीक प्रूफ है ये, ठीक है। तो टाइट जंक्शन का भी पेयरिंग मिल गया। आगे अधेरिंग मतलब ये जोड़ के रखने का काम करता है, सो प्रोवाइड सीमेंटिंग बिटवीन नेबरिंग सेल्स टू कीप देम टुगेदर। तो देखो टाइट जंक्शन के लिए कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म, ये 2 है। आगे अधेरिंग जंक्शन ये वाला आएगा सीमेंटिंग, तो 2 का सी ये देखो मिल गया, एंड 3 का बी, सही है। अरे कहाँ गया, एक मिनट, टाइट जंक्शन है ना पहले, यहाँ पे टाइट जंक्शन, सॉरी टाइट जंक्शन ये आ गया, ठीक है। मैं इसे जोड़िया लगा के ही देती हूँ आपको। टाइट जंक्शन हो गया, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग, लीक प्रूफ बनाता है ये। 1 का बी, 1 का बी एक ही ऑप्शन है, 1 का बी एक ही, अरे ये तो एक एक से ही सॉल्व हो रहे हैं सारे, 1 का बी है। फिर अधेरिंग सीमेंटिंग वाला ऑप्शन, एंड फिर हमारा गैप जंक्शन जो है यहाँ पे कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म्स, सही है। देखो एक ही ऑप्शन से भी आंसर निकल रहा है हमारा, करेक्ट है या नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन से भी पूरा सॉल्व हो रहा है। चलो अब आगे देखते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन, तो ब्रश बॉर्डर जो एपिथेलियम ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं ऐसे फोल्डेड होता है, छोटे छोटे फोल्डिंग्स होते हैं, इससे सरफेस एरिया सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है, तो एब्जॉर्प्शन जो है ये बढ़ जाएगा, सही है। तो आपको पूछा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर कहाँ पे होता है, माइक्रोविलाई वाला कहाँ पे होता है। सो डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, proximal convoluted tubule of nephron, eustachian tube and lining of intestine। अब हमने एग्जाम्पल्स वाले लिस्ट में पढ़ा है ना कि proximal convoluted tubule जो है PCT इन नेफ्रॉन, तो इसमें मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है फिल्ट्रेट से, तो इसीलिए यहाँ पे ये माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर वाला प्रेजेंट होता है और ये क्यूबॉइडल होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखो सब लोग, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी डायरेक्ट वेरी इजी, ओके, एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ओके। तो देखो अब ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल फॉर्म से, मेजॉरिटी एनिमल्स तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हम भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो हमारे डेवलपमेंट के वक्त, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, बराबर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब ये तीनों जर्म लेयर्स जो है ये एपिथेलियल टिश्यू को बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अदरवाइज कई सारे हम बाकी टिश्यूज में जैसे हमने पढ़ा है कनेक्टिव है, ये मेसोडर्मली ओरिजिन है, लेकिन एपिथेलियल में क्या होता है, तीनों जर्म लेयर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हमारे 21 क्वेश्चन अभी हो गए हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नॉन कैराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज फाउंड इन, ऑप्शंस क्या क्या है, स्किन, स्टमक, इसोफेगस एंड इंटेस्टाइन, ओके। तो ये एग्जांपल्स में हमने देखे, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने पढ़े थे। नॉन कैराटिनाइज्ड वाला स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पे होता है, ईसोफेगस में होता है, सही है, जो हमारा फूड पाइप है इसमें नॉन कैराटिनाइज्ड वाला स्क्वैमस टिश्यू होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। आगे क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कवर्स मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी एंड फेरिंग्स, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी एंड फेरिंग्स पूछा है। देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। हमने सारे अलग अलग एपिथेलियल टिश्यूज पढ़े हैं एंड उसमें हमने देखा है कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सही है। तो मुझे बताओ बकल कैविटी जो है इसका लाइनिंग क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है, सही है। नेक्स्ट सीलिएटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, अब ये देखो ये बहुत ही डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सीलिएटेड वाला याद रखने के लिए भी बहुत इजी है। ऑप्शंस क्या क्या है, ट्रेकिया, यूरेटर, इंटेस्टाइन एंड नेजल चैम्बर। सीलिएटेड एपिथेलियम पूछा है तो स्पेसिफिकली हमने पढ़ा है जो हमारा विंड पाइप होता है, सही है, इसमें सीलिया होते हैं, ताकि आगे जो म्यूकस है उसको कॉन्स्टेंटली पुश किया जाए, अगर कुछ डस्ट वगैरह एंटर कर रहा है तो उसको भी बाहर फेंकने का काम ये सीलिया करेंगे, म्यूकस को बेसिकली कंटिन्यूअसली पुश करने के लिए है ये, तो इसीलिए हमारा विंड पाइप मतलब ट्रेकिया आंसर हो जाएगा। यूरेटर्स इंटेस्टाइन में होते हैं क्या, सीलिया नहीं होते हैं। नेजल चेम्बर में भी वो हेयर है लेकिन सीलिया नहीं है, ठीक है। आगे which of the following statements is correct about the type of junction and their role in our body,
तो देखते हैं आगे। देखो जंक्शंस पे आई थिंक दिस इज फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, मतलब उतना जंक्शन वाला टॉपिक अगर आपने छोटा सा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया तो आपके 4-5 क्वेश्चन तो इस पेपर के हो ही जाते। ओके, adhering junctions facilitate the cells to communicate with each other। अब देखो वो तो गैप जंक्शन का काम था कम्युनिकेशन वाला, सही है, ये नहीं है, आपको करेक्ट वाला ढूंढना है। अधेरिंग सिर्फ क्या करता है, होल्ड करके रखता है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है ये। आगे, टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, इसीलिए तो नाम रखा है टाइट। ये टाइटली पैक्ड है सारे सेल्स, इसीलिए कोई भी सब्सटेंस आसानी से आर पार नहीं जा सकता है, तो ये सही है, इट स्टॉप्स लीकिंग प्रोसेस। ओके, आगे, टाइट जंक्शंस हेल्प टू परफॉर्म सीमेंटिंग, नहीं ये सीमेंटिंग वाला कौन है, एधेरिंग, सही है, टू एधेर मीन्स टू स्टिक, राइट, तो ये काम कौन करेगा, मतलब सीमेंटिंग के साथ एधेरिंग, ऐसे आप याद रख सकते हो। आगे, गैप जंक्शंस हेल्प टू क्रिएट गैप बिटवीन सेल्स एंड टिश्यूज, नहीं ये कम्युनिकेशन में मदद करता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन अभी हमारे हो गए हैं। चलो 26 नंबर का सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, फाइंड आउट द करेक्ट मैच, क्या पूछा है आपको, करेक्ट वाला मैच। पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर आंसर देखते हैं, ठीक है। बकल एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, आगे इनर लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया एंड आर्टेरियल वॉल, स्क्वैमस एपिथेलियम, नेक्स्ट वी हैव इनर लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब, simple columnar ciliated epithelium, and then we have inner lining of urinary bladder, compound cuboidal epithelium। इसमें से आपको करेक्ट वाला निकालना है यार। अभी देखो जैसे हमने ट्रेकिया में पढ़ा है ना, वैसे ही फेलोपियन ट्यूब में भी देखो जो एग या ओवम रिलीज होता है, सही है, तो उसको आगे पुश करने के लिए सीलिया प्रेजेंट होना जरूरी है फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि जो फीमेल गैमेट है ये खुद से मूव नहीं कर सकता, ये नॉन मोटाइल है, इसको आगे पुश करना पड़ता है, तो ये काम ये सीलिया करेंगे, इसीलिए फेलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो ये पूरा एकदम आपको सही दिया है, सिंपल कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ सिंपल एपिथेलियम, नॉट अ फंक्शन पूछा है, नॉट अ फंक्शन, मतलब 3 ऑप्शन सही फंक्शन है, एक नहीं है। नॉट अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ सिंपल एपिथेलियम, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। देखो एपिथेलियम इन जनरल तो कवर करता ही है अलग अलग ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी को भी, सही है। अब सिंपल वाले एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में भी एक्टिवली इन्वॉल्व है, लेकिन प्रोटेक्शन का जो मेन काम है, सही है, प्रोटेक्शन वाला काम कौन करता है, यस, अगर लेयर्ड है तो, सही है, लेयर्ड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, मतलब कंपाउंड एपिथेलियम अगर प्रेजेंट है तो फिर ये मेनली प्रोटेक्शन का काम करेगा, फिर वहां पे वो एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन वगैरह इतना इन्वॉल्व नहीं होता है। आपको पूछा है नॉट अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ सिंपल एपिथेलियम, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हम देख सकते हैं ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन। ओके, कंपाउंड होना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे स्किन में भी है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, सही है। आगे असर्शन रीजन पूछा है आपको, चलो पढ़ते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, देखो अभी तो बताया आपको, एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन ये प्राइमरीली हम सिंपल में पढ़ते, सिंपल टिश्यूज ये काम करते, कंपाउंड वाला मेनली क्या है, प्रोटेक्शन का काम करते, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स है ना, तो कंपाउंड एपिथेलियम का लिमिटेड रोल है सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में, करेक्ट है। आगे, कंपाउंड एपिथेलियम इज मल्टी लेयर्ड and its main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses, yes, तो मतलब स्टेटमेंट सही है और ये पहले वाले को एक्सप्लेन भी कर रहा है, सही है। तो इस असर्शन एंड रीजन ऑप्शंस भी देखो, एंड देखो ऑप्शन भी प्रॉपरली पढ़ना जरूरी है, कई बार यू नो स्टूडेंट्स को आदत होती है कि पहला वाला ऑप्शन यही होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, ऐसा हो भी सकता है कि यही पहला ऑप्शन हो, बट जरूरी नहीं हर बार हो, ए बी सी डी सारे ऑप्शन पढ़ने हैं आपको, कभी कभी वो पूरा जंबल डब भी होता है, जैसे देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एंड वेयर इज दैट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वन हियर। ओके, तो ऐसे जंबल डब करके भी देते हैं, तो इसलिए आपको ऑप्शंस ठीक से पढ़ना जरूरी है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, सही है, राइट। इवन दो यू फाइंड द करेक्ट आंसर, बट अगर आपने ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़े, हड़बड़ी की, तो फिर ये गलत हो सकता था। आगे क्वेश्चन नंबर 29,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम इलिस्ट्रेटेड विथ फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। अब देखो ये हमारे कैसे टॉल सेल्स है, कॉलमनार, ऊपर से आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ऐसे ये स्ट्रक्चर्स, ये सीलिया है, सीलिएटेड है, तो उसके हिसाब से फिर आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। पहले तो ऑप्शंस रीड करते हैं फिर सही आंसर निकाल सकते हैं। इट इज सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, पहले तो आई थिंक पेपर में सॉल्व करते वक्त किसी ऑप्शन में लिखा है कि ये क्यूबॉइडल है, तो आई थिंक वो ऑप्शन वहीं पे हट गया है। ये क्यूबॉइडल नहीं, क्यूबॉइडल क्यूब शेप होते हैं ना सेल्स, ये तो टॉल है, कॉलमनार है ये। तो पहला वाला ऑप्शन वहीं पे हट गया है। आगे, इट इज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट इन पीसीटी, ये ब्रश बॉर्डर नहीं, ब्रश बॉर्डर के लिए ऐसे माइक्रोविलाई बेसिकली होते हैं, यहाँ पे ये सीलिएटेड है। ठीक है, इट इज सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट इन ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स to move the particles or mucus in a specific direction. Yes. आगे, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे जो डायग्राम में शो किया है उसके हिसाब से ही आंसर देना है। ठीक है, तो डायग्राम में यहाँ पे सिलिएटेड वाला ही शो किया है, तो इसीलिए मतलब एक ही ऑप्शन तो है और कुछ है ही नहीं। पहले वाले में सिलिएटेड लिखा है लेकिन क्यूबॉइडल लिखा है, तो वो गलत हो गया। तो इसीलिए बताओ अब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम वाला, जो कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, हमारे फेलोपियन ट्यूब में होता है और ब्रोंकियोल्स में है, हमारे विंड पाइप में है। आगे, दिस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटन्ड सेल्स एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन। ओके, ध्यान से देखो क्या कहते हैं, सिंगल थिन लेयर है, फ्लैटन्ड सेल्स है, हमारे फ्लैटन मतलब वो स्क्वैमस वाला होता है, सही है, राइट, एंड इट इज इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, क्योंकि इतना सा पतला लेयर है तो डिफ्यूजन आसानी से हो सकता है अक्रॉस दिस। मतलब ये हमारे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो कहाँ पे है, यही तो पूछा है, देखो ऑप्शन सारे, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन एंड ऑल ऑफ दीज। चलो जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, देखो ब्लड वेसल्स के जो वॉल्स है इसमें ये स्क्वैमस एपिथेलियम का लाइनिंग होता है। बाकी ऑप्शंस अगर देखोगे इसमें क्यूबॉइडल वाला मिलेगा आपको, आपको स्क्वैमस वाला ही ढूंढना है। साफ साफ यहाँ पे फ्लैटन्ड सेल्स लिखा है तो वो स्क्वैमस होता है। ठीक है, तो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाएगा। अगेन ये भी ध्यान रखो, अगर कहीं पे भी ऑल ऑफ दिस ऑप्शन है, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में वो ऑल ऑफ द अबव ही ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से ही सारे आपको आंसर्स ढूंढने हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजन है, walls of blood vessels and air sacs of lungs is made up of simple squamous epithelium. yes, अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा ब्लड वेसल्स के जो वॉल्स है ये सिंपल स्क्वैमस से बने हैं, एंड एयर सैक जो है एल्वियोलाई, ओके, इनका भी वॉल पतला ही होना चाहिए ना, नहीं तो गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। आगे, squamous epithelium involved in functions like secretion and absorption. Okay, अब मुझे बताओ secretion and absorption के लिए कौन सा टिश्यूज पढ़े थे हमने, एवरीवन? यस, इसमें कॉलमनार क्यूबॉइडल वगैरह है ना, सही है, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वैमस की बात कर रहे हैं, तो ये मेनली डिफ्यूजन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड वाला स्टेटमेंट अपना गलत है, आपको प्राइमरी मेन फंक्शन देखना है, तो ये गलत है। पहला वाला तो बिल्कुल सही था, तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statements are incorrect for epithelium from given statement? ओके, पहले तो हमें सारे स्टेटमेंट्स रीड करने हैं एंड हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट, क्या ढूंढना है हमें, इनकरेक्ट। ओके, एंड ये देखो ये ऐसे आपको कॉम्बिनेशन दिए हैं अलग अलग, इसमें इन कॉम्बिनेशंस में से आपको ढूंढना है कि सही आंसर क्या होगा। चलो स्टार्ट करते हैं रीड करना। सो द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड with little intercellular matrix। आपको एपिथेलियल टिश्यू के कॉन्टेक्स्ट में ही बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपको गलत वाले ढूंढने हैं फिर यहाँ से। सो द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, हाँ एक तो बिल्कुल भी नहीं होता है मैट्रिक्स, एकदम ना के बराबर होता है, तो ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड, करेक्ट है। Simple epithelium is composed of a single layer of cells and has protective function as it does in our skin. No.
सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जरूर है, लेकिन इसका कम प्रोटेक्शन नहीं है। देखो ये भी तो अभी हमने 4-5 क्वेश्चंस पहले डिस्कस किया कि अगर मल्टीपल लेयर्स है, स्ट्रैटिफाइड है, तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। सही है, तो मतलब ये वाला हमारा गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है। मिल रहा है क्या कोई ऑप्शन? ये तो नहीं आएगा, मतलब सही है ना, 3 तो होना चाहिए। एंड इवन देखो आपको इनकरेक्ट पूछे है ना, 1 एंड 2 ये तो करेक्ट मिले हैं। अब देखो 1 1 यहाँ पे 2 2, आई थिंक ये आंसर हमें मिल गया है हमारा। सही है ना, देखो ये तो नहीं आना चाहिए ना आंसर में, 1 2 ये तो करेक्ट है। अब इसमें 1 1 है, इसमें 2 है, तो ये निकल गए, ऑप्शन एक ही बचा है। बट सारे स्टेटमेंट्स हम एनालाइज जरूर करेंगे। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more cell layers and functions as lining of body cavities, ducts and tubes। नहीं, ये देखो उन्होंने वो क्या किया, स्विच कर दिया है। मल्टीपल लेयर्स होते हैं कंपाउंड में, ये ठीक है, लेकिन उनका लाइनिंग करने का फंक्शन नहीं है, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है, तो इसीलिए ये देखो ये ऐसे निकल रहा है आंसर। नेक्स्ट, द स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटन्ड सेल्स विथ इरेग्युलर बाउंड्रीज। एब्सोल्युटली करेक्ट है ये स्टेटमेंट। ओके, ये वाला करेक्ट है, तो हमें करेक्ट वाले तो नहीं चाहिए, हमें तो रॉन्ग वाले ही चाहिए। देखो ऊपर क्या लिखा है, इनकरेक्ट, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप अभी तक हमने जितने भी सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस वो आपके सही आए हैं। और इन सारे क्वेश्चंस से आपको ये भी समझ में आएगा कि एनसीईआरटी प्रॉपरली रीड करना कितना जरूरी है। सही है, लाइन टू लाइन सारे आपको टिश्यूज कहाँ पे लोकेटेड है और उनका फंक्शन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज फाउंड इन। ठीक है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अभी था पीछे। सही है, तो ये तो आप आसानी से कर सकते हो। ऑप्शंस देखो, सबसे पहले वी हैव बकल कैविटी, सेकंड ऑप्शन क्या है, स्टमक, फिर इंटेस्टाइन और फिर स्प्लीन। आपको स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू के बारे में पूछा है, तो बताओ अभी फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ही हमने एक सॉल्व किया था, उसमें उल्टा पूछा था। सही है ना, बक्कल कैविटी तो आंसर है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस कहाँ पे होता है, स्क्वैमस भी तो पूछा है, बकल कैविटी में होता है। बाकी स्टमक, इंटेस्टाइन के लाइनिंग्स में कॉलमनार वगैरह मिलेगा आपको। ठीक है, पेवमेंट एपिथेलियम इज द नेम ऑफ, ओके, पेवमेंट जैसे फुटपाथ वगैरह होता है, उसमें कैसे सारे टाइल्स होते हैं एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। सही है, एंड कोई गैप्स नहीं होते बीच में, तो ऐसे पेवमेंट जैसा अरेंजमेंट, और जैसे टाइल्स एकदम चपटे होते हैं। सही है ना, देखो सरफेस होता है लेकिन ऐसे लेंथ तो नहीं होती है उनकी, एकदम चपटे होते हैं, फ्लैटर्न सेल्स होते हैं। तो किसके साथ मैच कर रहा है ये पूरा डिस्क्रिप्शन, कि कोई गैप्स नहीं है बीच में। ओके, और ये सेल्स जो है एकदम ऐसे फ्लैटर्न्ड है टाइल्स के जैसे, तो पेवमेंट एपिथेलियम हम बोलते हैं फिर इसको। तो ये क्या है हमारा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ढूंढो ऑप्शंस में कहाँ है सिंपल स्क्वैमस, देखो क्यूबॉइडल, स्क्वैमस, कॉलमनार, सिलिएटेड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट, माइक्रोविलाई ऑफ एपिथेलिया सेल्स। ओके, एपिथेलियल सेल्स में जो माइक्रोविला है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के छोटे 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 क्या होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है। अब देखो अगर सेल में, अगर यही कोई एपिथेलियल सेल है, इसमें ऐसे एक्सटेंशंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है ना। अगर कुछ एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ गया। सो पहला ही ऑप्शन है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट द सेल्स, एनगल्फ द फॉरेन मैटर एंड गिव मूवमेंट टू द सेल्स। नो, देखो अगर मूवमेंट वगैरह कुछ फैसिलिटेट करना है, कुछ पुश करना है, म्यूकस वगैरह, उसके लिए सीलिया होते हैं सेपरेट। माइक्रोविलाई ये प्राइमरीली क्या करती है, ये अपना सरफेस एरिया बढ़ाते, सेल का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल्स एब्जॉर्ब किए जा सके। सही है, तो माइक्रोविलाई ऑफ एपिथेलिया इसका क्या होगा आंसर, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ऐसे हमारे 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलो अभी एनिमल किंगडम के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, आई थिंक यहाँ एंड तक ये एनिमल किंगडम ही होगा अभी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन से पूरा चैप्टर था इस टेस्ट के लिए, तो करते हैं सॉल्व। इन ड्यूटेरोस्टोम्स सेकेंड ओपनिंग फॉर्म्स, ओके हमने पढ़ा है ना एनिमल किंगडम में, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। ओके, ब्लास्टोपोर जो एक फर्स्ट एक ओपनिंग होता है, इससे कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, माउथ बनता है या एनस बनता है, इसके हिसाब से हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं। अब ध्यान से देखो पूछा क्या है। अब जो ड्यूटेरोस्टोम्स है, इसमें सबसे पहले क्या बनता है,
एनस बनता है। लेकिन आपको पूछा है सेकंड ओपनिंग फॉर्म्स, तो सेकंड क्या बनेगा फिर यहाँ पे, माउथ बनेगा। पढ़ना, ठीक से पढ़ना जरूरी है। सेकंड ओपनिंग पूछा है इसलिए माउथ आएगा। नेक्स्ट, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन, तो यहाँ पे आपको कुछ फाइलम दिए हैं एंड आपको कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें है। पॉरीफेरा बेसिक, यहाँ पे टिश्यूज वगैरह प्रॉपर बने ही नहीं है, वो सेल्यूलर ही लिखते हैं हम। फिर सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, ये ऐसे दो फाइला है जिसमें हम क्या करते हैं, टिश्यू लेवल लिखते हैं, फिर धीरे धीरे ऑर्गन वगैरह सब स्टार्ट हो जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में से हमें ढूंढना है। तो क्या क्या है हमारे पास, पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ तो सिंगल सेल्ड ही होते हैं तो वो तो पहले ही निकल गया है। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ये देखो ये दोनों है ना, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, ये क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस तो नहीं है। ढूंढो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन टिश्यू लेवल के लिए कौन सा आएगा, सी है और डी है, तो कौन सा आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन सी। सही है, ये बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। चलो अब अगला देखते हैं। व्हाट डू वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम possess ट्रू सीलोम। यू सीलोमेट्स कौन से है ये हमें ढूंढने हैं, ठीक है। तो पहला है एस्केलिमेंथिस। एस्केलिमेंथिस मतलब हमारे राउंड वर्म्स, सही है। इसमें सीलोम तो है लेकिन ये ट्रू नहीं है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, स्यूडो सीलोमेट लिखते हैं। आपको ट्रू सीलोम पूछा है तो ये तो गया ऑप्शन एनेलिडा। यस, ये हमारे सीलोमेट्स है एंड ये हमारा पहला फाइलम है जो सीलोमेट है, सही है। टीनोफोरा तो अरे भाई ये बहुत पुराना वाला फाइलम है, इसमें तो डिप्लोब्लास्टिक है, हम ऐसे इसमें सीलोम वगैरह नहीं बोलते हैं, सही है। सीलोम डिफाइन करने के लिए, ट्रू सीलोम है या नहीं ये डिफाइन करने के लिए पहले वो जो फाइलम है या जो भी स्पीशीज आप देख रहे हो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होना चाहिए, उसमें मेसोडर्म होना चाहिए, राइट। प्लैटीहेल्मिन्थिस, अब क्योंकि ये एकदम चपटे होते हैं, फ्लैट वर्म्स है ये, सही है, तो इनके बॉडी में सीलोम नहीं है। दो देर ट्रिप्लोब्लास्टिक बट सीलोम नहीं है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, असीलोमेट, सीलोम ही नहीं है। तो आपको पूछा है ट्रू सीलोम किस में प्रेजेंट है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा एनेलिडा। नेक्स्ट, इन सम एनिमल ग्रुप्स द बॉडी इज फाउंड divided into compartments with at least some organs or whatever organ repeated. This characteristic feature is named as, ऑप्शंस क्या क्या है, सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, मेटाजेनेसिस एंड मेटामॉर्फोसिस। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि बॉडी जो है ये डिवाइडेड है इनटू कंपार्टमेंट्स, मतलब सेगमेंट्स प्रेजेंट है एंड यहाँ पे जो ऑर्गन्स है कुछ स्ट्रक्चर्स है ये रिपीटेड फैशन में है, सही है, सेगमेंट बाय सेगमेंट रिपीटेड फैशन में है। तो इस को हम क्या बोलते हैं, एनालिडा में हमने ये पढ़ा था, सही है ना, मतलब आगे भी कुछ फाइलम के लिए एप्लीकेबल, बट एनालिडा के लिए एकदम वो कैरेक्टरिस्टिक सेगमेंटेशन है एंड रिपीटिशन है, तो इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी, मेटामेरिज्म। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये डायग्राम देखते ही आपके दिमाग में ये चमकना चाहिए, ये कहाँ देखा है, ओके ये टेक्स्ट बुक में कहाँ पे है। देखो कोई भी ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कोई रैंडम स्पीशीज तो आपको नहीं देंगे, आपने जो पढ़े हैं, जो इमेजेस आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं उतने तो आपको परफेक्टली आइडेंटिफाई करने आने ही चाहिए, ओके। अदरवाइज ऐसे तो लाखों स्पीशीज है, आप कितने आइडेंटिफाई करोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट जितने डायग्राम्स आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो तो हम अच्छे से याद रख ही सकते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है, विच पॉइंट आर करेक्ट अबाउट गिवन एनिमल्स, तो एक ही दिया है, एनिमल्स क्या एक ही तो है यहाँ पे। तो ये कहाँ पे पढ़ा है, टीनोफोरा फाइलम में पढ़ा है, प्लूरोब्रैकिया, सही है ना, प्लूरोब्रैकिया। तो उसके रिस्पेक्ट में, टीनोफोरा के रिस्पेक्ट में, प्लूरोब्रैकिया के रिस्पेक्ट में आपको ये बताना है क्या सही है, ठीक है। तो देखो हाँ, प्लूरोब्रैकिया ऑफ फाइलम टीनोफोरा, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हैं, तो देखते हैं करेक्ट, अगेन ये भी पढ़ना जरूरी है, करेक्ट वाले चाहिए। यस, ये डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्री भी है, क्या है, रेडियल सिमेट्री, करेक्ट है। आगे, सेक्सेस आर सेपरेट, नहीं यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे मेल फीमेल ऐसे कुछ अलग अलग नहीं होता है, यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग। देखो करेक्ट वाले पूछे हैं ना, आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। एक्सक्लूसिवली मरीन तो है, ये हमारा फाइलम है, ऐसे कुछ हमने स्पेसिफिक फाइलम पढ़े हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, तो उसमें से ये एक है। एंड डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर, यस
करेक्ट वाले ही पूछे हैं ना, तो ए सी एंड डी ये है, करेक्ट है? करेक्ट है या नहीं है? देखो ये आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है? बी। चलो अब 41 सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मीजोडर्म बट नो सीलोम? ओके, मीजोडर्म है मतलब ये कैसे है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मीजोडर्म है ना, मतलब तीनों जर्म लेयर्स हैं, तो प्रॉपर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है नो सीलोम, नो सीलोम मतलब असीलोमेट है। ओके, अभी 2 क्वेश्चन पहले ही तो बताया था आपको, प्लैटीहेल्मिन्थिस जो है फ्लैटवर्म्स, ओके, क्योंकि ऐसे चपटे होते हैं तो उनके बॉडी में ऐसे सीलोम वगैरह नहीं बनता है, दो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो देखो फ्लैटवर्म पहला ही ऑप्शन है। अर्थवर्म, राउंडवर्म, हिरुडेनेरिया ये नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आंसर? फ्लैटवर्म। नो सीलोम बोला है ना, सीधा लिख सकते हो आप। ओके, अब यहाँ पे एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स कैरेक्टर्स? ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे 4 दिए हैं, एनिमल्स, उनका फाइलम और कोई कैरेक्टर दिया है, एंड वही 1 2 3 4 है ऑप्शंस। तो आपको क्या करना है? करेक्ट वाला ढूंढना है। चलो, पहला प्लानेरिया, ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थिस ये इतना तो सही जा रहा है, एंड रीजनरेशन, यस आंसर तो आई थिंक यही होना चाहिए कि हाउ मेनी तो नहीं पूछा है ना, विच वन ऐसे ही पूछा है। हाउ मेनी पूछा होता तो ऑब्वियसली आपको सारे पढ़ के कितने करेक्ट है वगैरह ढूंढना पड़ता। ओके, पहला वाला बिल्कुल सही है, प्लानेरिया ये एक फ्लैटवर्म है, ये प्लैटीहेल्मिन्थिस फाइलम को बिलोंग करता है, एंड इसमें प्रॉपर रीजनरेशन की एबिलिटी है। अगर प्लानेरिया की बॉडी 2 या वट एवर 3 पार्ट्स में कट हो गई तो जो लॉस्ट पार्ट है ये रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो फिर तो आंसर मिल गया है, बट बाकी भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्लूरोब्रैकिया, निडारिया एंड कॉम्प्लेट्स। अब देखो ये जो निडारिया लिखा है मतलब सिलेंट्रेटा, ये गलत है। प्लूरोब्रैकिया बिलोंग्स टू टीनोफोरा, तो ये नहीं आएगा, ये गलत है। नेक्स्ट एडमशिया, एनेलिडा एंड नीडोब्लास्ट। अब ये देखो एनेलिडा एंड नीडोब्लास्ट कोई लेना देना, नीडोब्लास्ट किस में होता है? सिलेंट्रेटा में होता है, तो वो चलेगा, बट एनेलिडा तो नहीं है ना, फाइलम, गलत हो गया। आगे फेरेटिमा मतलब हमारा अर्थवर्म है, अर्थवर्म तो एनेलिडा को बिलोंग करता है, यहाँ पे क्या लिखा है? एस्केलमेंथिस लिखा है। और ये तीसरा में तो कुछ और फ्लेम सेल्स लिखा है, ये प्लैटीहेल्मिन्थिस में होता है, ये तो मतलब कुछ भी पेयर नहीं है इसमें, ये गलती है पूरा। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन ही सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलो अब अगला सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया? ओके, अब देखो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं इसमें तीनों प्रॉपर जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। लेकिन जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है? बाहर सबसे एक्टोडर्म होता है और एक अंदर डिप्लो है ना, 2 ही जर्म लेयर्स होते हैं, अंदर एंडोडर्म होता है। बीच में एक असेल्यूलर लेयर है, सेल्स से नहीं बना है ये लेयर, ठीक है, क्या है? मीजोग्लिया। क्या प्रेजेंट है? मीजोग्लिया। तो सिंपल आपको पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें मीजोग्लिया ये लेयर प्रेजेंट होगा। तो मतलब ये ऐसा कोई स्पीशीज या ऐसा कोई फाइलम होना चाहिए जो डिप्लोब्लास्टिक हो। यस, ये किसमें होता है? ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो आपको डिप्लोब्लास्टिक वाले 2 पढ़े हैं ना आपने, एक सिलेंट्रेटा और दूसरा टीनोफोरा। देखो कौन सा दिया है ऑप्शन में, देखो सिलेंट्रेट दिया है ना। बाकी के जो है तीनों ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो इसमें मीजोग्लिया नहीं, प्रॉपर मीजोडर्म ये जर्म लेयर होता है, तो इसलिए हमारा आंसर हमें मिल गया है सिलेंट्रेटा। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी इज वेल मार्क्ड इन। ओके, बायोलुमिनेसेंस, ओके, मतलब जहां पे ऑर्गेनिजम्स खुद ही क्या करते हैं? लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ग्लो करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस का क्या है? साइकॉन, ओबेलिया, प्लूरोब्रैकिया एंड प्लानेरिया। तो जब हमने टीनोफोरा वाला फाइलम पढ़ा था, टीनोफोरा, तो इसमें हमने देखा था बायोलुमिनेसेंस ये प्रॉपर्टी एकदम वेल मार्क्ड है, सही है। एंड इसमें लाइक एनसीईआरटी बेस्ड तो आपने 2 ही एग्जांपल पढ़े हैं, एक टीनोफोरा में क्या है? टीनोप्लाना, और दूसरा जिसका डायग्राम भी अभी था कुछ क्वेश्चंस पहले, प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। तो प्लूरोब्रैकिया दिया है यहाँ पे,
ठीक है, प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लाना, इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चलता। टीनोफोरा का मेंबर होना चाहिए, इसमें बायोल्यूमिनेसेंस ये एक वेल मार्क्ड प्रॉपर्टी है। ओके 44 हो गया, चलो ये देख लेते हैं इतना हम। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन स्पॉन्जेस। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या फंक्शन नहीं है पूछा है। अब सबसे पहले वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है स्पॉन्जेस वाली, मतलब पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो क्या होता है बेसिकली, वाटर करंट मूव थ्रू द ऑस्टिया, जो सारे पोर्स होते हैं, छोटे 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 पोर्स होते हैं, वाटर करंट्स मूव थ्रू इट। फिर अंदर जो एक कैविटी है पूरी स्पॉन्जोसिल, इसमें गैदर होता है, एंड ऊपर एक ओपनिंग होता है जैसे ऑस्क्यूलम, उसके थ्रू बाहर जाता है पानी। सही है, एंड वाटर में प्रेजेंट जो भी गैसेस है, न्यूट्रिएंट्स है, ये सारे सेल्स को मिलते हैं। तो फूड गैदरिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, ऑक्सीजन मिलने के लिए और CO2 रिलीज करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड जो वेस्ट भी प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस, उसको भी ऑस्क्यूलम से बाहर फेंक दिया जाता है विथ वाटर करंट्स। तो मतलब ये तीनों कामों के लिए तो चाहिए ना ये हमारा सिस्टम, जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या जो कैनाल सिस्टम है। लेकिन नर्वस कंट्रोल, अरे नर्वस कंट्रोल, ये न्यूरॉन्स का स्पॉन्जेस से कोई लेना देना है क्या? नहीं। तो ये तीनों है, और आपको पूछा है विच इज नॉट अ फंक्शन, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नर्वस कंट्रोल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अमॉन्ग द फॉलोइंग हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट वाले ढूंढने हैं, पहले सारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। ये याद रखो आपको, करेक्ट वाले ढूंढने हैं। माउथ एंड एनस इन अकाइनोडर्मेट्स, ओके अकाइनोडर्माटा पढ़ा है ना, स्टारफिश वाला ग्रुप हमारा। Okay, mouth and anus in echinoderms are located on ventral and dorsal side of their body respectively. सही है भाई, ये करेक्ट है ना। स्टारफिश हमने क्या पढ़ा था, ऐसे स्टारफिश है, नीचे वेंट्रल साइड है, ऊपर डॉर्सल साइड है, माउथ होता है और ऊपर एनस होता है, तो ये क्या हो गया, वेंट्रल डॉर्सल सब सही दिया है। आगे, सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप इन हेमिकॉर्डेटा, सही है क्या ये? नहीं। आगे, मस्क्यूलर फैरिंग्स इज प्रेजेंट इन एस्केलिमेंथिस, ये स्टेटमेंट दिया है आपको। एंड रेडियोला इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन लिखा है, लोकोमोटरी नहीं, एक रास्पिंग ऑर्गन है। सही है, लोकोमोशन में नहीं है, हेल्प करेगा, लोकोमोशन के लिए फीट होते हैं। सही है ना, तो यहाँ पे मॉलुस्का में रेड्यूला दिया है, ये लोकोमोटरी नहीं है। अब देखो, आपको करेक्ट वाले पूछे थे, अब ये कॉम्बिनेशन ढूंढो यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन आपका सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 46, जल्दी से देखो क्या क्या बोला है हमने। पहला वाला एक सही था, करेक्ट वाले ही चाहिए थे ना, एंड मस्कुलर फैरिंग्स एस्केलेमेंथिस में ये एक सही था, बाकी ये गलत, ये भी गलत। ए एंड सी करेक्ट, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ए ऑप्शन, जिसमें ये कॉम्बिनेशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे क्या करना है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिवन एनिमल्स इज करेक्ट। क्या करना है, करेक्ट वाला ढूंढना है हमें। ठीक है, पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर देखते हैं कौन सा करेक्ट है। नेरीस एन एक्वेटिक फॉर्म, एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया एंड मोनोशियस। तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, देखो गड़बड़ लग रहा है। नेरीस, नेरीस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये डायोशियस होता है, हमको करेक्ट वाला ही चाहिए स्टेटमेंट, ये तो निकल गया। आगे, एस्केरिस इज सूडोसिलोमेट एनिमल्स, मोनोशियस, अब ये मोनोशियस है क्या, देखो ये मोनोशियस है क्या एस्केरिस। आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम भी है ना, मेल एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस, सेपरेट सेपरेट है, मतलब ये डायोशियस है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। इवन मेल इज लॉन्गर लिखा है, ये भी गलत है, फीमेल लॉन्गर होती है। सही है। नेक्स्ट, फैसियोला, लीवर फ्लूक पढ़ा है ना, इज अ फ्लैटवर्म, पैरासाइटिक एनिमल्स एंड हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। यस, क्योंकि ये पैरासाइटिक है तो इसको होस्ट के टिश्यूज को अटैच करना है, न्यूट्रिशन सक करना है, तो इसके लिए हुक्स एंड सकर्स होते हैं। ये पैरासाइटिक भी है, ये फ्लैटवर्म भी है, सब सही इंफॉर्मेशन है। आगे, प्लूरोब्रैकिया इज डिप्लोब्लास्टिक, बेयर सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स एंड सेक्सेस आर सेपरेट, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई, बाकी ठीक था, लेकिन सेक्सेस आर सेपरेट ये गलत है। ओके, टीनोफोरा में सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मेल फीमेल ऐसे अलग अलग नहीं होता है, तो ये गलत है। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। अ टेबल बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ 3 एनिमल्स ईच इज करेक्टली मैच्ड, अगेन ओके करेक्टली मैच्ड विथ 1 कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर। चलो ट्राई करते हैं इसको। एनिमल्स
हर एक बॉक्स में देखो आपको तीन तीन यहाँ पे ऐसे एनिमल्स दिए हैं, तो एज अ ग्रुप भी वो सही होना चाहिए एंड उसका कैरेक्टर भी सही होना चाहिए, तो आपको वो करेक्ट वाला ही ढूंढना है। एंड हाउ मेनी नहीं पूछा है, मतलब इनमें से चारों में से एक ही करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लीवर फ्लूक, सी एनेमॉन, टीनोप्लाना, बायलैटरल सिमेट्री। टीनोप्लाना क्या है, रेडियल सिमेट्री, उड़ गया ऑप्शन ये। सी एनेमॉन भी नहीं आएगा ना, बायलैटरल थोड़ी चलेगा यहाँ पे। आगे अकाइनस, प्रॉन, एप्लीसिया, जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड जॉइंट या जॉइंटेड अपेंडेजेस किस में होते हैं, हमारा आर्थ्रोपोडा, इसका नाम ही तो आया ना आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड अपेंडेजेस। पहला इसमें अकाइनस लिखा है। चलो आगे देखते हैं। वी हैव एपिस, वी हैव स्पाइडर एंड वी हैव कॉकरोच। ओके, तो इन तीनों के हिसाब से वेंट्रल, सॉलिड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यस, ये तीनों नॉन कॉर्डेट्स है या नहीं है। इंसेक्ट्स में आते हैं ना, तीनों नॉन कॉर्डेट्स है। एंड नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम है अगर प्रेजेंट है, सही है, वो सॉलिड होता है एंड वेंट्रल होता है। हमारा नर्वस सिस्टम कैसे है, डॉर्सल होता है ना, लेकिन ये तो नॉन कॉर्डेट्स है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन ठीक है। एंड सॉलिड भी होता है। अगर कॉर्डेट्स की बात करें तो वो हॉलो होता है, लेकिन ये तो नॉन कॉर्डेट्स है। आगे नेरिस, लोकस्ट एंड टीनिया, इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन लिखा है। अब प्रॉपर मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है, ओके, कुछ स्पीशीज में है कुछ में नहीं है, सही है, तो वो नेरिस वगैरह चलेगा जैसे हम एनालिडा में पढ़ते हैं। तो अब इन गिवन चॉइसेस में से ओके आपको ढूंढना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है सी वाला तो हमारा करेक्ट आया था ना, तो ये भी ये भी चेक करना है। ये भी कभी कभी ऐसा उल्टा पुल्टा करके देते हैं, तो ये ए बी सी डी, तो सी सी है तो ये चलेगा हमारा सीधा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मैच। फाइसेलिया, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। फाइसेलिया क्या होता है, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, पढ़ा है ना हमने ये। नेक्स्ट, किसमें होता है ये फाइसेलिया, सिलेंट्रेटा में होता है। आगे ओफियूरा, अडल्ट फॉर्म, रेडियल सिमेट्री। ओफियूरा अकाइनोडर्माटा में पढ़ा है। अडल्ट फॉर्म ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, और अडल्ट फॉर्म जो होता है अकाइनोडर्म्स का, उसमें रेडियल सिमेट्री होती है। यस, तो ये फिर हमारा करेक्ट वाला निकल गया, करेक्ट ही तो पूछा है। ओके, अब देखो फाइसिलिया सिलेंट्रेटा में आता है, इसमें सेल एग्रीगेट नहीं, इसमें प्रॉपर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एप्लीसिया सूडोसिलोमेट नहीं चलेगा। पिंगटाड़ा सेगमेंटेड बॉडी, पिंगटाड़ा में सेगमेंटेड बॉडी मॉलस्का में होती है क्या, नहीं ना, पर्ल ऑयस्टर होता है ना, तो मॉलस्का में थोड़ी होती है सेगमेंटेड बॉडी। आगे सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट मतलब इसमें कौन सा हमारा फाइलम होना चाहिए, एस्केलिमेंथिस होना चाहिए, ठीक है, तो एस्केरिस वगैरह चलता है यहाँ पे, लेकिन एप्लीसिया दिया है, तो हमारा करेक्ट वाला मैच ऑब्वियसली ओफियूरा। अडल्ट स्टेज, देखो ये नहीं भी लिखा होता तो वैसे तो बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, बट अडल्ट लिखा है तो इतना स्पेसिफाई किया है, ओके, बिकॉज याद रखना है अकाइनोडर्माटा में जो लार्वल स्टेज है वो कैसे होता है, बायलैटरल होता है, लेकिन अडल्ट स्टेज जो है ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है, जो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करते हैं, चलो। मार्क द ऑप्शंस विथ इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एनिमल फाइलम एंड इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो एनिमल दिया है आपको एंड कैरेक्टरिस्टिक दिया है, आपको क्या करना है, करेक्ट इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट, ये मार्क करो हमेशा और फिर सॉल्व करो। स्पॉन्जिला, वाटर वैस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, नो। स्पॉन्जिस पहले तो हमने सिडेंट्री बोला है, एक ही जगह रहते हैं वो, तो लोकोमोशन कहाँ से हुआ, राइट। ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है जो लोकोमोशन में भी हेल्प करती है, दैट इज इन अकाइनोडर्माटा। एंड स्पॉन्जिला ये एक स्पॉन्ज है, ये एक पॉरीफेरा है, तो ये इनकरेक्ट है। देखो इधर ही आंसर आ गया हमारा। अब बाकी के देखते हैं। लॉलीगो मॉलस्का में पड़ा है, रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो करेक्ट वाला नहीं, हमें इनकरेक्ट चाहिए, करेक्ट है ना। आगे एस्केरिस, बॉडी कैविटी होगा ये, ठीक है, बॉडी कैविटी कॉल्ड स्यूडोसिलोम, यस। एस्केलिमेंथिस है ना, ये सूडोसिलोमेट होते हैं। टीनोफोरा, सिलियरी कोम प्लेट्स फॉर स्विमिंग, कोम प्लेट्स होते हैं एक्सटर्नली, ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट ही पूछा था, इसलिए ये ऑप्शन हमारा आ गया, ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 50। वैसे ही अब क्वेश्चन नंबर 51 फटाफट सॉल्व करते हैं, चलो। विच एनिमल डू नॉट पजेस लार्वल स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल, ओके, तो
हमने पढ़ा है ना, डेवलपमेंट कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में या डिफरेंट स्पीशीज में हम देखते हैं किसी स्पीशीज में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो उसमें लार्वा वगैरह नहीं होता है कुछ, लेकिन कुछ स्पीशीज में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो डायरेक्ट ऐसे अडल्ट के जैसे ही दिखने वाला यंग वन नहीं होता है, देयर आर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो इसमें लार्वल स्टेज भी इन्वॉल्व होता है। आपको पूछा है इट डू नॉट पजेस लार्वल स्टेज, ऑप्शन एस्केरिस, फ्रॉग, टीनिया एंड फेरेटिमा। फेरेटिमा है हमारा अर्थवर्म। क्या अर्थवर्म में कोई लार्वा वगैरह बनता है क्या कभी? नहीं, तो इसीलिए नो लार्वल स्टेज है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? फेरेटिमा, दैट इज अर्थवर्म विच बिलोंग्स टू एनेलिडा फाइलम। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 किस टाइप का क्वेश्चन है? ये हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। First statement, a soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. मोलस्का में पढ़ा है ना, mantle बनता है over the visceral hump। ठीक है, ये स्टेटमेंट। आगे क्या लिखा है, किधर गया? The space between the calcareous shell and mantle is called mantle cavity। देखो जो visceral hump and mantle बनता है उसमें स्पेस होता है, उसको हम mantle cavity बोलते हैं। सही है, इसे हम क्या बोलते हैं? mantle cavity। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो नहीं चलेगा हमें। देखो ओके, उसमें लिखा है स्पेस बिटवीन कैल्केरियस शेल, कैल्केरियस शेल नहीं, वो हमारा मेंटल एंड द मेन विसरल बॉडी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसमें दोनों स्टेटमेंट्स है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है और सेकंड वाला गलत है। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन ओके, बहुत ही छोटा सा लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये इजीली फंसा सकता है अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है तो। विच वन इज अ ट्रू फिश? ओके, आप बोलेंगे कितने सारे इनके नाम में फिश है, हमने वेल देखा है, थोड़ा बहुत मछली जैसे ही दिखता है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपने एनिमल किंगडम पूरा डिटेल में पढ़ा है तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, जरूरी नहीं किसी के नाम में फिश है, जैसे स्टार फिश, इट्स नॉट अ फिश। फिश मतलब इट शुड बिलोंग टू पाइसिस। सही है ना, वॉट एवर कार्टिलाजिनस फिश होगा या बोनी फिश होगा चलेगा, लेकिन ये फिन्ड ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, पेयर्ड फिन्स होते हैं, इसमें स्केल्स होते हैं। तो ऐसे कुछ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स से हम डिफाइन करते हैं कि ट्रू फिश क्या है। करेक्ट, तो अब देखो व्हेल, व्हेल ये एक मैमल है तो ये तो नहीं चलेगा, इट्स नॉट अ फिश। ओके, कटल फिश, कटल फिश मोलस्का में पढ़ा है हमने। आगे सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा में पढ़ा है। सही है, अब फ्लाइंग फिश जो है एक्सोसीटस पढ़ा है ना, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश पढ़ा है, इट इज एक्चुअली अ फिश। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया? डी। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं सारे नाम अच्छे से। फ्लाइंग फिश जो है एक्सोसीटस, ये एक बोनी फिश है, ऑस्टिक्थिस को बिलोंग करता है ये एक्सोसीटस। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अ जॉलेस फिश, इतना पढ़ के ही आपके दिमाग में जॉलेस फिश के कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़े हैं ये आने चाहिए। ठीक है, jawless fish which lays eggs in fresh water and whose emocetus larva after metamorphosis return to the ocean is। सबसे पहले तो आपको जॉलेस फिश पूछा है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, कुछ ऑप्शंस आपने इतने टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़े बट यू हैव स्टडीड पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन। सही है, अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन हो गया, थोड़ा होता है ना एनसीईआरटी से भी हटके एक हाथ कोई पॉइंट याद रखना होता है तो वैसे याद रखो। अब देखो वैसे तो मिक्सिन भी आपने पढ़ा है एज एन एग्जाम्पल, लेकिन उसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, उसमें ये लार्वा वगैरह नहीं बनते। लेकिन जो पेट्रोमाइजोन है, पेट्रोमाइजोन ओके, इसमें ये लार्वा बनता है, ये जॉलेस फिश भी है एंड इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, एग्स इन द फ्रेश वाटर एंड देन बैक टू ओशन। ये पूरी स्टोरी पेट्रोमाइजोन को अच्छे से बिलोंग करती है, तो इसीलिए ये आंसर है। मिक्सिन नहीं आएगा, मिक्सिन में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स कंप्राइज, देखो जॉलेस फिशेस से पूछा है आपको, तो अभी आप ये पढ़ो ऑप्शन और देखो साफ साफ आंसर सामने ऐसे दिख रहा है। ठीक है, सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। वी हैव बैलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, वी हैव पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन, वी हैव सी एनेमोन एंड सी पेन, वी हैव सी लिली एंड ब्रिटल स्टार। सो एज यू कैन सी, पहला वाला हेमिकॉर्डेटा है, दूसरा वाला हमारे जॉलेस फिशेस है साइक्लोस्टोमाटा, फिर सी एनेमोन एंड सी पेन अर्ली हमारे सिलेंट्रेटा में हमने पढ़ा है, सी लिली एंड ब्रिटल स्टार अकाइनोडर्माटा में पढ़ा है। सही है, तो जॉलेस फिशेस एकदम
एग्नेथा, सही है ना, जॉलेस, ये हमने पढ़ा है, पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन। नेक्स्ट, इन विच एनिमल द वर्टिब्रल कॉलम इज एब्सेंट बट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। ओके, तो पहले आपको प्रॉपरली सारे ग्रुप्स पता होने चाहिए कि कॉर्डेट्स कौन से हैं, नॉन कॉर्डेट्स कौन से हैं, ठीक है, और उस हिसाब से फिर आप ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शंस देखते हैं, वी हैव मिक्सिन। अब मिक्सिन तो वर्टिब्रेटा में ही आता है, सही है। आगे क्या क्या है ऑप्शंस, एम्फियोक्सस पढ़ा है ना ये हमने, एम्फियोक्सस। देखो वर्टिब्रल कॉलम इज एब्सेंट लेकिन नोटोकॉर्ड है, तो आपको एक ऐसा एनिमल ढूंढना है जो कॉर्डेट तो है लेकिन इसमें प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। अब देखो मिक्सिन चलेगा, मगुर एंड फेरेटिमा, फेरेटिमा तो नॉन कॉर्डेट ही है, छोड़ दो इसको, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट बट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट बोला है, ठीक है, तो इसलिए हमारा साफ साफ आंसर क्या हो जाता है, एम्फियोक्सस। क्या हो जाता है, एम्फियोक्सस। याद है हमने अलग अलग ग्रुप्स पढ़े हैं, जैसे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, सही है, एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो है इसी में प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम है, और बाकी ग्रुप से इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, सही है। तो वैसे हमारा आंसर क्या निकल गया यहाँ पे, एम्फियोक्सस। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, देखो आपके सामने, सही है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। एंड क्या करना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक्थिस मतलब ये हमारे बोनी फिशेस है। आपने बोनी फिशेस के कई सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, तो आपको यहाँ पे ए टू एच ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए, आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से बोनी फिशेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करें, कौन कौन से है देखने के लिए, हमें बोनी वाले ही निकालने हैं ना। टेरोफाइलम तो है, हाँ, टेक्स्ट बुक खोलो, एग्जाम्पल्स देखो सीधा, टेरोफाइलम है। कैरकैरोडॉन तो फिशेस में पढ़ा है लेकिन बोनी फिश है क्या ये, नहीं। बेलेनोप्टेरा भी नहीं, स्टिंगरे भी इसमें नहीं आएगा, डॉग फिश भी नहीं, वो तो कार्टिलेजिनस फिशेस में पढ़ा है ना आपने। आगे ये देखो, मगुर पढ़ा है, एक्सोसिटस पढ़ा है, फ्लाइंग फिश वाला, सही है। आगे और कौन सा है, फाइटिंग, फाइटिंग फिश भी पढ़ा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स में दिए हैं आपको, देखो सारे। तो अब ये कॉम्बिनेशन तो ढूंढ निकालो, अब ए होना चाहिए, एफ होना चाहिए, जी होना चाहिए, एच होना चाहिए। ये देखो जी, ए, एफ, एच, ये है। थोड़ा मिक्स करके दिया है बट चलेगा, ओके। बाकियों में कहीं ना कहीं देखो रॉन्ग वाले भी मिक्स किए हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको एक समझ में आ गया होगा, आपको हर एक एग्जाम्पल, ओके, हर एक फाइलम का, हर एक क्लास का, हर एक एग्जाम्पल एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल्स याद है तो ही आप ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कोई एक दो नाम भी कॉन्फिडेंटली पता नहीं है कि ये क्या है, बोनी फिश है या कार्टिलेजिनस फिश है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सही है, राइट। एंड ये आप गेस भी नहीं कर सकते हो, सिंपल कुछ लॉजिकली सॉल्व करेंगे वगैरह ऐसे भी नहीं, क्योंकि ये तो स्पीशीज के नाम है। ये आपको डायरेक्टली ही एग्जैक्ट प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि बोनी कौन से है, कार्टिलेजिनस कौन से है, या कोई फिश ही नहीं है, ऐसा भी तो कोई ऑप्शन हो सकता है, सही है, जैसे यहाँ पे दिए हैं। चलो, which one of these animals is not included in protochordates, okay, ऑप्शंस देखो सारे, एसिडिया, सी लैंसलेट, डोलियोलम एंड सैकोग्लॉसस। सबसे पहले तो आपको यही याद करना है, प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब हमने क्या पढ़ा है, चलो पढ़ो। प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब क्या पढ़ा है, पहले नाम से समझ में आ रहा है, ये कॉर्डेटा में ही पढ़ा है, सही है। तो याद है इसमें हमने ग्रुप्स पढ़े थे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो इसमें से जो पहले दो है ये प्रोटोकॉर्डेट्स है, और फिर वर्टिब्रेटा आ गया। तो एसिडिया, लैंसलेट एंड डोलियोलम, ये तो एग्जांपल्स में पढ़ा है ना हमने प्रोटोकॉर्डेट्स के। लेकिन सैकोग्लॉसस, बैलोनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस ये किसके एग्जांपल्स है, हेमीकॉर्डेटा के। आपको प्रोटोकॉर्डेट नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोकॉर्डेट पूछा है, ये तो भाई हेमीकॉर्डेट है, एक सेपरेट फाइलम है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स, ठीक है, नॉट पूछा है फीचर, याद रखो। हमने
5 ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, ओके, जो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन द कॉर्डिनेट्स एंड नॉन कॉर्डिनेट्स। कई सारे कैरेक्टर्स है, बट 5 आपको मेन जैसे प्रॉपर टेबल फॉर्म में भी टेक्स्ट बुक में दिए हैं, तो वो उतना रेफर करके भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बट याद रखो आपको नॉट द फीचर ऑफ कॉर्डिनेट पूछा है। चलो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, अरे कॉर्डिनेटा, कॉर्डिनेटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, सही है। तो सॉल्व करते हैं ये। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ये तो कैरेक्टर है। आगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड सिंगल। देखो कॉर्डेटा के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं ना, आप क्या करो ना, मेजॉरिटी कैरेक्टर ह्यूमन से ही एसोसिएट करो। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल है या डॉर्सल है? डॉर्सल है ना, हमारा बैकबोन एंड उसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो डॉर्सल ही है। अब यहाँ पे लिखा है वेंट्रल, आपको कॉर्डेट्स के हिसाब से ही सॉल्व करने वाले, ये तो गलत हो गया। और आपको नॉट द फीचर मतलब ये होना चाहिए, देखो, हाँ बट मल्टीपल है। आगे, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, यस फेरेंजियल गिल स्लिट्स होने चाहिए, ये तो कॉर्डेटा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हार्ट इज डॉर्सल, अरे भाई हमारा हार्ट वेंट्रल होता है, सही है, यहाँ पे लिखा है डॉर्सल, ऐसा कौन है कॉर्डेट, नहीं ये रॉन्ग वाला है। आगे, अपोस्ट एनल पार्ट और टेल इज प्रेजेंट, यस ये भी कॉर्डेटा का कैरेक्टर है। तो मतलब नॉट द फीचर ऑफ कॉर्डेटा ऐसे दो ही है, एक हमारा ये वाला है 2 और ये कौन सा है 4। सो 2 एंड 4 ढूंढो कहाँ पे 2 एंड 4, ये ठीक है। अब अगला, in some chordates the notochord is modified as the vertebral column, such animals are called vertebrates, जैसे हम हैं vertebrates, सही है। which of the following statement makes sense, okay? अब देखो नॉन कॉर्डेट्स हमने सेपरेट अलग अलग फाइलम पढ़ लिए थे, कॉर्डेटा इस फाइलम में हमने देखा है कि जैसे यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा वगैरह इसमें नोटोकॉर्ड है, लेकिन तीसरा जो ग्रुप है वर्टिब्रेटा, इसमें वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म हुआ है, ओके। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, बट ये वर्टिब्रेट्स है तो कॉर्डेट्स ही, मतलब सारे जो वर्टिब्रेट्स है ये कॉर्डेट्स होते हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। जैसे यूरोकॉर्डेटा या सिफेलोकॉर्डेटा थोड़ी आएगा इसमें। सो ऐसा आपको स्टेटमेंट ढूंढना है जहां पे करेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है, पढ़ते हैं। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, नहीं इधर ही रॉन्ग है, सारे कॉर्डेट्स ये वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स एंड ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स नहीं। फिर फर्क ही क्या है दोनों में। आगे, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, यस ये वाला सही है ना, देखो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, यस, बट ऑल कॉर्डेट्स जैसे यूरोकॉर्डेटा वगैरह दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सारे ही कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम थोड़ी बनता है, कुछ में सिर्फ नोटोकॉर्ड ही होता है। कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स, नो ये तो पूरा गलत ही है, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर देखो ऑप्शन सी। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक के ही इमेजेस दिए हैं एंड बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। द फिगर शोज 4 एनिमल्स ए बी सी डी, ये देखो यहाँ पे से ए बी सी डी, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन 2 ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है। आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन कैरेक्टर्स के हिसाब से आपको बताना है इन 2 ऑफ दीज। तो उस तरीके से ही एक्चुअली सारे ऑप्शंस भी दिए हैं यहाँ पे, करेक्ट है ना, 2-2 के कॉम्बिनेशन में ही सारे ऑप्शंस दिए हैं। पहले तो आपको ये सारे पता होने चाहिए ये है क्या, आइडेंटिफाई तो करने आना चाहिए आपको, उस हिसाब से फिर आप ये सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे सॉल्व करते हैं। जैसे ये आपने पहले लीवर फ्लूक पढ़ा है, या काइनोडर्माटा में पढ़ा है, या आपने बेसिक कॉर्डेट एसिडिया वगैरह पढ़ा है ना, एंड नेक्स्ट ये पेट्रोमाइजोन वगैरह पढ़ा है आपने साइक्लोस्टोमाटा में। चलो तो उस हिसाब से अब कॉम्बिनेशन देखते हैं। ए एंड सी आर ट्रू सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स, ए क्या है, लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक तो फ्लैटवर्म है, तो इसमें सीलोम ही नहीं है। तो देखो अब पहले में ही सीलोम नहीं है तो फिर सी में देखने में ही मतलब टाइम वेस्ट क्यों करना है। आगे, बी एंड डी आर फाउंड इन मरीन हैबिटेट्स, ओके, बी एंड डी। बी क्या है हमारा, एक अकाइनोडर्म है, ब्रिटल स्टार पढ़ा है ना, अकाइनोडर्म है, एंड दूसरा क्या दिया है डी, यस साइक्लोस्टोमाटा, ये भी तो मरीन होते हैं, यस दोनों मरीन है,
मिल गया हमें हमारा आंसर। आगे भी देखते हैं, बी एंड सी शो डायरेक्ट डेवलपमेंट। बी कहाँ है? बी नहीं, अकेनोडर्म्स में लार्वा बनता है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, वो डायरेक्ट लिखा है, गया ऑप्शन। आगे ए एंड डी आर एक्टोपैरासाइट्स। ए नहीं, ये लीवर फ्लूक बॉडी के अंदर जाता है और इन्फेक्ट करता है। लीवर फ्लूक लीवर टारगेट ऑर्गन है, सही है, तो ये एंडो पैरासाइट है। हाँ, ये जो है जैसे यहाँ पे डी लिखा है ना, ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जैसे साइक्लोस्टोमेटा है, लेकिन लीवर फ्लूक तो नहीं है। दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए वो सही होना चाहिए, तो ये गलत है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ओके, तो इस तरीके से आपको, मतलब देखो यहाँ पे आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का चेकिंग किया जा रहा है कि पहले तो आपको डायग्राम से ये स्पीशीज या और उसका सही फाइलम आइडेंटिफाई करने आ रहा है या नहीं आ रहा है, सही है। फिर क्या आपको उसके इंपॉर्टेंट सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिसिमिलैरिटीज है। इफ यू कैन फिगर इट आउट, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, direct question, very direct. Okay, amphioxus belongs to dash and its excretory organ is dash. Okay, तो यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना है। amphioxus ये एग्जांपल हमने किस में पढ़ा है? सिफेलोकॉर्डेटा में पढ़ा है। ढूंढो, सिफेलोकॉर्डेटा एक ही ऑप्शन में है। बाकी में यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा और हेमिकॉर्डेटा दिए नहीं। सिफेलोकॉर्डेटा में आपने एम्फिऑक्सिस पढ़ा है, इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया है। अगर आपको ये नहीं भी पता है फिर भी एक ही ऑप्शन में तो सिफेलोकॉर्डेटा दिया है, तो इसीलिए हमारा ये आंसर निकल गया है। ठीक है, मतलब देखो आपको यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, हेमिकॉर्डेटा हर एक के एग्जाम्पल पता होने चाहिए, तो ही आप ये प्रॉपर कर सकते हो। एटलीस्ट आपको ये तो कॉन्फिडेंटली पता होना चाहिए सिफेलोकॉर्डेटा में क्या क्या आता है, तो एम्फिऑक्सिस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एक ही तो एग्जाम्पल दिया है, उतना याद रखो। आगे, विच of the following will have notochord only in larval stage? ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको दिया है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, मतलब ये कॉर्डेटा में आएगा, बट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, तो ये हमारा यूरोकॉर्डेटा है। करेक्ट है ना? तो ढूंढो ऑप्शन में से, देखो लेंसलेट, साल्पा, ओफियूरा एंड सैकोग्लॉसस, तो इसमें से हमारा सेकंड वाला ऑप्शन जो है साल्पा, ये हमने डायरेक्टली एनसीईआरटी में एज एन एग्जांपल पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू जॉलेस फिशेस? ओके, अब ऐसा ही क्वेश्चन तो था ना अभी इस पेपर में, लेकिन यहाँ पे आपको वो सेम साइंटिफिक नेम्स नहीं, यहाँ पे कॉमन नेम्स दिए हैं। ओके, उस हिसाब से तो पहले ऑप्शन देखते हैं। लैम्प्रेज एंड स्कोलियोडॉन नहीं चलेगा, स्कोलियोडॉन नहीं आता है इसमें। कटला एंड रोहू नहीं, ये हमने बोनीफिशेस में पढ़ा है। आपको जॉलेस चाहिए, साइक्लोस्टोमेटा चाहिए। नेक्स्ट, लैम्प्रेज एंड हैग फिशेस, पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन पढ़ा है ना, वही तो है ये, लैम्प्रेज एंड हैग फिशेस। एंड नेक्स्ट, रेज एंड हैग फिशेस दिया है, ये नहीं चलेगा, तो इसीलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर मिल गया हमें ऑप्शन सी, लैम्प्रेज एंड हैग फिशेस। तो ये साइंटिफिक नेम्स एंड कॉमन नेम्स दोनों याद होने चाहिए आपको। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशेस। आपको यहाँ पे कितने ए बी सी डी ऐसे 4 कैरेक्टर्स दिए। विच ऑफ द अबाउ कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग बोनी फिशेस आर करेक्ट? बोनी फिशेस के रिस्पेक्ट में क्या करेक्ट है, ऐसा पूछा है आपको कॉम्बिनेशन। ठीक है, दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपेर्क्यूलम। हाँ, ओपेर्क्यूलम होता है ना, बोनी फिशेस में ही होता है। आगे, दे हैव एयर ब्लैडर विच रेगुलेट्स बॉयंसी। यस, नहीं तो फिर ये ऐसे फ्लोट नहीं कर सकते, बराबर है ना, इनको बॉयंसी एयर ब्लैडर्स की वजह से मिलती है, एंड ये बोनी फिशेस में ही होता है। आगे कहाँ गया? दे आर मोस्टली विविपैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। क्या ये कैरेक्टर बोनी फिशेस का है? नहीं। नेक्स्ट, कार्टिलेजिनस फिशेस में पढ़ा है ना ये हमने पॉइंट। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड कवर्ड बाय साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल। यस, कार्टिलाजिनस फिशेस में प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं एंड बोनी फिशेस में साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड स्केल्स होते हैं। तो इस तरीके से देखो, ये तो हमारा गलत है ना, यहाँ पे सी वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब ठीक है, सही है। तो निकालो अभी ऑप्शन 65 क्वेश्चन नंबर का आंसर देखो क्या आएगा। 65 वी हैव ए बी एंड डी, सी ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, इनकरेक्ट वाले ढूंढने हैं हमें।
चलो, all amphibians have 2 pairs of limbs. Okay, now though amphibians belong to tetrapoda, generic we say 4 pairs, 2 pairs of limbs है. Okay, मतलब टोटल 4 होते हैं. बट क्या सारों में होते हैं? नहीं. हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा है ना, लिम्बलेस एम्फीबिया. एक ऐसा एम्फीबियन है जिसमें लिम्ब नहीं है. तो ऑब्वियस है कि ये वाला स्टेटमेंट अपना गलत है और आपको इनकरेक्ट वाला ही पूछा है. ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन से इसमें 1-1 है, बट बाकी तो पढ़ना पड़ेगा. इन कटला फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल. अब देखो, जो बोनी फिशेस होते हैं ना, ये यूजुअली कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं. ये भी गया स्टेटमेंट. ओके, 66 नंबर देखो, सेकंड वाला स्टेटमेंट भी गलत ही है ना. कटला तो हमारा बोनी फिश है. आगे, इन प्रिस्टिस एयर ब्लैडर इज एब्सेंट. प्रिस्टिस किस में आएगा? प्रिस्टिस मतलब क्या होता है? नाम से मैंने बोला था आपको, याद रखो. प्रिस्टिस मतलब क्या होता है? जैसे सॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना सामने, तो एयर ब्लैडर इज एब्सेंट. यस, सही है ये कार्टिलाजिनस फिशेस में. आगे, स्कोलियोडॉन हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. नाउ स्कोलियोडॉन ये एक फिश है, कार्टिलाजिनस फिशेस में आपने पढ़ा है. स्कोलियोडॉन एक फिश है एंड फिशेस ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं. ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते. वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं दे कैन ओनली रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, लाइक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. तो स्कोलियोडॉन में ये कैपेसिटी नहीं है, बट यहाँ पे है लिखा है, मतलब ये गलत है. ओके, वार्म ब्लडेड में 2 ही तो याद रखने हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स, बस इतना ही. आगे, एम्फीबियंस हैव अ क्लोएका. ओके, अब स्ट्रक्चरल फीचर्स में हमने ये पढ़ा है, क्लोएका होता है. आगे, फ्रॉग में भी तो होता है ना क्लोएका. तीनों अलग अलग ट्रैक्ट्स मिलके एक ही चेंबर में ओपन होते हैं, क्लोएका. अब आपको इनकरेक्ट वाले पूछे हैं, तो ये 3 मिल गए. यहाँ पे 3-3 के ही तो कॉम्बिनेशन है. मिल गया हमें आंसर. क्या होना चाहिए? 1, 2 एंड 4 होना चाहिए. ढूंढो कहाँ पे है 1, 2, 4 कहाँ पे है? पहला ही है 1, 2, 4. 66 मिल गया ना आपको, पहला ही ऑप्शन है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67. ओके, सॉरी 67, छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट दिख रहा है. आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये हमने पॉइंट किस में पढ़ा है? अगेन लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा आपको. एव्स. एव्स ये जो ग्रुप है दैट इज बर्ड्स. एव्स क्या होते हैं? बर्ड्स. एव्स में हमने पढ़ा है कि इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चेंबर्स होते हैं. क्या होता है? क्रॉप एंड गिजर्ड, स्टोरेज के लिए एंड मैस्टिकेशन के लिए. तो वैसे एव्स डायरेक्ट ही है यहाँ पे. अगर ऑप्शन में कोई बर्ड का भी नाम दिया होता तो उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते थे. अगला क्वेश्चन 68. एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विथ कॉर्डेट्स. ओके, ऐसा कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है? मैच कर रहा है हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स में. एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. अरे भाई नहीं, कॉर्डेटा में तो होते हैं ना नोटोकॉर्ड. वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड. नहीं, हमारा नर्व कॉर्ड कैसे होता है? यस, डॉर्सल होता है. देखो, ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट दोनों में प्रेजेंट है, मैच करे. फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स है ना, गिल स्लिट्स होते हैं, हेमिकॉर्डेट्स में भी होता है ये. फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स नहीं चलेगा, ये तो कॉर्डेट में ही अप्लाई नहीं होता है. सही है. अब सी आंसर हो गया हमारा. ओके, अगेन अ बिग क्वेश्चन, बट अगेन देखो बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है तो डरना नहीं है. कई बार ऐसे होता है क्वेश्चन बस ऐसे दिखने के लिए बहुत बड़ा दिखता है, बट इफ यू नो सम ऑफ द पॉइंट्स ऑल्सो, सही है, पूरा नहीं याद आ रहा है, थोड़ा भी याद आ रहा है, कुछ एग्जाम्पल्स, लेकिन वो डेफिनेटली आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. आप आंसर निकाल सकते हो. ओके, उतना क्वेश्चन मतलब इजी होता है, बस दिखने के लिए बहुत बड़ा दिखता है ये क्वेश्चन. चलो, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, इट्स 2 कैरेक्टर एंड इट्स क्लास और फाइलम, जो भी ग्रुप यहाँ पे मेंशन किया है, आर करेक्टली मैच्ड. करेक्ट मैच वाले ढूंढने हैं. एंड ये जो दिए हैं ना यहाँ पे ऐसे आपको 1, 2, 3, 4, तो उसके हिसाब से ही ये 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है. ठीक है, यहाँ पे ABCD आर द 1, 2, 3, 4 ओनली. हाउ मेनी नहीं पूछा है, मतलब इसमें से कोई एक ही करेक्टली मैच्ड है. तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये आपको ढूंढना है. चलो सारे करके देखते हैं. एस्केरिस, बॉडी सेगमेंटेड, राउंड वर्म्स में दिखते हैं क्या सेगमेंट्स आपको? मेल्स एंड फीमेल्स डिस्टिंक्ट, ठीक है. एनालिडा लिखा है, एस्केरिस एंड एनालिडा, इसका मैच बनता है क्या? कुछ नहीं.
एस्केरिस बिलोंग्स टू एस्केलिमेंथिस, तो ये रॉन्ग है। अब देखो एग्जाम में ना, अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक पढ़ के सब बता रही हूँ, एग्जाम में ऑब्वियसली एस्केरिस एंड एनेलिडा ये देख के ही आपको समझ में आना चाहिए गलती है। आप आंसर एग्जाम में क्विकली निकालो, ठीक है, उसके लिए आपकी पढ़ाई एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। बट ऑब्वियसली बिकॉज ये एक एक्सप्लेनेशन और एक डिस्कशन सेशन है, तो ऑब्वियसली आई नीड टू डील एंड टॉक अबाउट ईच एंड एवरी स्टेटमेंट विच इज गिवन। ओके, तो आपको लगेगा इतना टाइम जा रहा है, आपका टाइम नहीं जाएगा। आप अगर ये देख रहे हो आप तो उड़ा दोगे ना इस ऑप्शन को। चलो ऐसे देखते हैं आगे। सैलामेंड्रा, ये होना चाहिए यहाँ पे, सैलामेंड्रा। अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, यस। एम्फीबिया में है ना तो टिम्पैनम होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये भी ठीक है। एम्फीबिया भी लिखा है, ये सब सही है, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन सही है। आगे टेरोपस, स्किन, पजेस हेयर, ओविपेरस लिखा है, एंड मैमेलिया लिखा है। अब देखो टेरोपस तो ये ठीक है, बट ओविपेरस होता है क्या ये? ओविपेरस में हमने कुछ एग्जांपल्स मैमल्स में पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन वो कौन कौन से पढ़े हैं? जैसे हमारा एकिडना हो गया या डक बिल्ड प्लैटिपस हो गया, तो उसमें से कोई होता है वहां पे तो चलता। ओके, ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। आगे वी हैव ऑरेलिया, ओके। सिलेंड्रेटा में पढ़ा है ना, जेलीफिश। नीडोब्लास्ट, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आने लगा निडारिया में? नहीं चलेगा। सिलेंड्रेट ठीक है, बट ऑर्गन लेवल तो नहीं चलेगा ना, ये टिश्यू लेवल ही होता है, ये भी गलत है। तो एक सही है, वो कौन सा है? सेकंड वाला ढूंढो सही, बी ऑप्शन। ओके, इस तरीके से हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 69 भी हो गया है। अब आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट वाला ढूंढना है आपको। ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपेरक्यूलम, नहीं, ये बोने फिशेस का कैरेक्टर है, सारे फिशेस में नहीं होता है ओपेरक्यूलम, हाँ, ये गलत हो गया। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, नो, वी हैव सम एक्सेप्शनल केसेस, लाइक अभी तो बताया प्लैटिपस है, सही है, और एकिडना है, इसमें एग्स ले किए जाते हैं, ये मैमल्स है बट यार एग लेइंग, तो सारे यहाँ पे ऑल लिखा है ना, ऑल बोलना सही नहीं है, ऑल मैमल्स आर विविपेरस गलत हो गया। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट possess जॉस एंड पेयर्ड फिन्स, ओके, साइक्लोस्टोम्स ये एगनेथा में आते हैं, ये जॉ लेस है, तो वही लिखा है, डू नॉट possess जॉ, ठीक है। एंड पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते। देखो ऐसा नहीं बोल रहा है कि फिन्स ही नहीं है, जो फिन्स है वो अनपेयर्ड है, यहाँ पे देखो पेयर्ड लिखा है ना, पेयर्ड वाले फिन्स हम फिशेस में देखते हैं, तो करेक्ट ही पूछा है ना, ये आ जाएगा आंसर। आगे ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, नो। क्रोकोडाइल हमारा एक्सेप्शनल केस है, क्रोकोडाइल ये एक रेप्टाइल है बट इट हैज 4 चेम्बर्ड हार्ट, अदरवाइज बाकी रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड है, बट यहाँ पे ऑल लिखा है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 70 जो है इसका आंसर भी क्या हो गया हमारा? ऑप्शन सी। तो इस तरीके से देखो 70 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। स्किन इज मॉइस्ट एंड टिम्पैनम, अभी तो किसी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल ईयर, जो एम्फीबिया का कैरेक्टर है, ओके, फ्रॉग, फ्रॉग का कैरेक्टर है। तो स्किन इज मॉइस्ट एंड टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर इज फाउंड इन, तो आपको बेसिकली इन चारों में से एम्फीबिया कौन सा है ये ढूंढना है। और हमारा राना टिग्रीना है ना फ्रॉग, ये देखो साफ साफ दिख रहा है, ऐसा कोई बहुत ही कठिन एग्जाम्पल नहीं दिया है, बहुत इजी वाला ही दिया है राना। ओके, पेरीप्लैनेटा नहीं आएगा, इक्वस नहीं आएगा, कैलोटिस भी नहीं आएगा। ओके, आपको एम्फीबियन ही ढूंढना है यहाँ पे। 72 देखो, विच अमॉन्ग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स? एक्वेटिक मैमल्स चाहिए, ओके, एक्वेटिक भी होने चाहिए तीनों स्पीशीज और मैमल्स भी होने चाहिए। चलो, सील्स, डॉल्फिन्स एंड शार्क्स, शार्क इज नॉट अ मैमल। नेक्स्ट डॉल्फिन, सील्स एंड ट्राइगॉन, अगेन ट्राइगॉन में प्रॉब्लम आ गया, फिशेस में आते हैं ये। व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स, देखो आंसर है यही होगा आंसर। आगे ट्राइगॉन, व्हेल्स एंड सील्स, नहीं ट्राइगॉन नहीं चलेगा, तो एक्वेटिक मैमल्स पूछा है ना, व्हेल, डॉल्फिन, सील्स ये सब मैमल्स है और पानी में होते हैं ना, तो एक्वेटिक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू वी हैव? आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। सो मोलुस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, करेक्ट, ओके। हमारा लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा एंड सेकंड लार्जेस्ट होता है मोलुस्का, तो ये स्टेटमेंट सही है। आपको करेक्ट वाला ही सेट ढूंढना है, मतलब ए वाला होना ही चाहिए,
ये देखो दोनों में है। चलो आगे। इन कार्टिलाजिनस फिशेस स्किन इज टफ एंड कंटेन्स माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं ना, हाँ, कार्टिलाजिनस ही लिखा है। बर्ड्स आर पोइक्यूलोथर्मिक। पोइक्यूलोथर्मिक होते हैं क्या? नहीं। याद रखो, बर्ड्स एंड मैमल्स जो है दोनों, ठीक है, एव्स एंड मैमल्स, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मिक होते हैं। दे कैन रेगुलेट कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ओके, दे कैन मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये गलत है। देखो मैं तो ना आगे सॉल्व ही नहीं करूंगी क्योंकि मुझे मेरा आंसर मिल गया है। आपको करेक्ट वाले ढूंढने थे। बर्ड्स आर पोइक्यूलोथर्मिक, ये वाला स्टेटमेंट पक्का गलत है। ये देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है। क्यों सॉल्व करूं मैं? मतलब एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि तीनों इन ऑप्शंस में सी है एंड सी पक्का गलत है, इस पे आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है। पढ़ भी लेते, देखते, सही होने भी चाहिए। इन ऑस्टिक्टिस एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बॉयंसी। यस, हमारे बोनी फिशेस में बॉयंसी मेंटेन करने के लिए, उनको फ्लोटिंग रखने के लिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एंड न्यूमैटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन बर्ड्स। यस, देखो बर्ड्स, मोस्ट बर्ड्स दे कैन फ्लाई, राइट? तो उनको उड़ने के लिए उनका बॉडी वेट जितना कम हो सके उतना अच्छा है। वो खुद ही भारी रहेंगे तो वो उड़ कैसे पाएंगे, हिंड्रेंस हो जाएगा। तो उनके बोन्स ना न्यूमैटिक होते हैं, अंदर से स्पॉन्जी होते हैं, एयर स्पेसिस होते हैं। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो देखो ये सही है, ये सही है, सही सही, ये बीच वाला गलत है, सी वाला गलत है। एंड हमें हमारा आंसर मिल गया इस तरीके से, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एव्स एंड मैमल्स शेयर्ड कॉमन कैरेक्टर एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट पूछा है। एव्स एंड मैमल्स, इन दोनों में कॉमन चीजें हैं कुछ कुछ, ठीक है। एंड आपको एक्सेप्शनल केस बताना है कौन सा है। पहला तो होम्योथर्मी। होम्योथर्मी मतलब वार्म ब्लडेड। अभी हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस में डिस्कस किया कि बर्ड्स एंड मैमल्स ये दोनों क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। तो ये तो कॉमन है ना। आपको एक्सेप्ट पूछा है, आपको ऐसा कोई पॉइंट बताना है जो कॉमन नहीं है, ठीक है, ये कॉमन है पहला वाला। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। यस, दोनों टेट्रापोडा है, दोनों में फोर लिम्स हाइंड लिम्स होते हैं। आगे, प्रेजेंस ऑफ क्रॉप एंड गिजर्ड। क्रॉप एंड गिजर्ड ये मैमल्स में नहीं है, ये बर्ड्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है। तो यही आएगा आंसर। आगे, प्रेजेंस ऑफ 4 चेम्बर्ड हार्ट। यस, बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों में 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ए बी एंड डी ये तो कॉमन है। एक्सेप्शन क्या है? ये सी वाला। सी वाला जो दिया है क्रॉप एंड गिजर्ड, ये सिर्फ बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द 4, कौन कौन से 4 दिए हैं पहले तो वो पढ़ते हैं हम। और करेक्ट वाला पूछा है, ये भी याद रखो, ठीक है। स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन, ओके, इनके हिसाब से क्या सही है ये आपको बताना है। स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन, ठीक है। ऑल आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। अब देखो पहला ही ऑप्शन स्पॉन्जिला है। स्पॉन्जिला बिलोंग्स टू पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जैसे स्पॉन्जिला जैसे पॉरीफेरा में सिमेट्री क्या होती है? क्या पढ़ा है हमने? क्या इसमें कोई सिमेट्री होती है क्या? कैन यू डिवाइड स्पॉन्जिला इनटू 2 इक्वल हाफ्स? क्या आप ये कर सकते हो? आप टेक्स्ट बुक खोलो, उसमें डायग्राम देखो, टेक्स्ट बुक खोलो, उसमें डायग्राम देखो, और आपको समझेगा कि हम स्पॉन्जिला को इक्वली डिवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। सही है, यहाँ पे लिखा है ऑल आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, नहीं। आगे, पेंगुइन इज होम्योथर्मिक। पेंगुइन बर्ड है, चलेगा होम्योथर्मिक, वाइल द रिमेनिंग 3 आर पोइक्यूलोथर्मिक। अब देखो डॉल्फिन ये एक मैमल है, ये कोई फिश नहीं है। डॉल्फिन ये एक मैमल है, तो इसलिए ये भी वार्म ब्लडेड होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी निकल गया। आगे, लीच इज फ्रेश वाटर फॉर्म वेल ऑल अदर्स आर मरीन। ऐसा कोई रूल नहीं है ये, ठीक है। अदर्स मरीन ही जैसे अब ये देखो स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला दिया है टेक्स्ट बुक में, साफ साफ क्या लिखा है? स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और यहाँ पे लिखा है लीच फ्रेश वाटर है, बाकी सब मरीन है। नहीं, स्पॉन्जिला हैज स्पेशल कॉलर्ड सेल्स। हाँ, कॉलर सेल्स होते हैं ना, कोएनोसाइट्स, called coenocytes, not found in the remaining 3. Yes, presence of coenocytes, presence of collar cells is an important character of porifera. तो स्पॉन्जिला में है और बाकी में से कोई भी स्पॉन्ज नहीं है, तो बाकी तीनों में ये कॉलर सेल्स नहीं है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैचिंग सेट ऑफ क्लास एंड इट्स एग्जाम्पल्स? करेक्ट मैच करना है, करेक्ट ही पूछा है। ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले सारे। मैमेलिया, ओके, और एग्जाम्पल्स क्या दिए? ऑर्निथोरिंकस, टेरोपस एंड एप्टिनोडाइटिस। पेंगुइन आएगा क्या इसमें? मैमेलिया में नहीं ना। आगे रेप्टिलिया में कमेलियन, कैलोटिस एंड नियोफ्रॉन लिखा है। अरे एक एक भी पता है ना, मतलब सर आप सारे भी नहीं आ रहे, एक भी कोई अपने फिगर आउट कर लिया कि कौन सा गलत है तो आपका आ जाएगा आंसर। ओके, बर्ड्स में पढ़ा है ना हमने, वल्चर, नियोफ्रॉन। आगे एम्फीबिया, राणा, इक्थियोफिस एंड क्रोकोडाइलस लिखा है। क्रोकोडाइल ये रेप्टाइल है, तो मतलब और क्या, फिर लास्ट ही ऑप्शन बचा है जिसमें करेक्ट सेट होगा। ऑस्टिक्थिस दैट इज बोनीफिश, इसमें क्लैरियस, टेरोफाइलम एंड कटला। सही है। देखो टेक्स्ट बुक में भी आप प्रॉपर सारे एग्जांपल्स पढ़ो, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि बोनी फिशेस के कई सारे एग्जांपल्स की लिस्ट में ये तीनों मिलेंगे आपको, राइट। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अमॉन्ग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? ठीक है, कितने, हाउ मेनी पूछा है। अब हाउ मेनी आर करेक्ट मतलब, अब देखो अगर आपको एक स्टेटमेंट में भी श्योरिटी नहीं है तो आपका आंसर गलत हो सकता है, आपको श्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, नो, देयर आर सम बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, राइट। तो ऑल बर्ड्स लिखा है मतलब ये गलत है। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, नहीं, कुछ ऐसे मैमल्स है जो अंडे देते हैं, सही है, देर एग लेइंग, जैसे कि प्लेटिपस है या एकिडना है। तो ऑल मैमल्स लिखना तो गलत हो जाएगा ना। आगे, ऑल मैमल्स हैव मैमरी ग्लैंड्स, यस, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस मिल्क इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द मैमल्स, तो ये होना ही चाहिए। ऑल एम्फीबियंस हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स, नहीं, यही स्टेटमेंट किसी और क्वेश्चन में भी था और हम बताया था आपको लिम्बलेस एम्फीबिया भी होते हैं, आपके एग्जाम्पल्स में भी दिया है, इक्थियोफिस, सही है। तो ऑल एम्फीबियंस नहीं है, उड़ गया ये ऑप्शन। आगे, ऑल फिशेस हैव कवर्ड गिल्स, नो, बोनी फिशेस में ओपर्क्युलम कवर होता है, कार्टिलाजिनस फिशेस में नहीं होता है। ऑल फिशेस नहीं आएगा, तो ये भी गलत। मतलब गिवन 5 स्टेटमेंट्स में से एक ही स्टेटमेंट सही है, ऑल मैमल्स हैव मैमरी ग्लैंड्स। तो इसलिए अब ये देखो अगेन, बस ऐसे ABCD तो देखो सीक्वेंस में नहीं है 1 2 3 4, जम्बल्ड अप है। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट सही है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 77 सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following categories of animals is correctly described with no single exception in it? ऑप्शंस रीड करते हैं, नो सिंगल एक्सेप्शन बोला है, हाँ? पूरा सही होना चाहिए वो कैटेगरी। All sponges are marine and have collared cells. All sponges are not marine, most of them are marine. ठीक है, देखो कुछ फाइलम के लिए ना एक्सक्लूसिवली मरीन लिखा है, तो उसके लिए हम ऑल लिख सकते हैं, जैसे टिनोफोरा वगैरह पढ़ा है आपने, करेक्ट है, लेकिन ऐसे सारे नहीं होते। नेक्स्ट, ऑल मैमल्स आर विविपैरस, इधर ही गलत है, ऑल मैमल्स नहीं है विविपैरस, एग लेइंग मैमल्स भी होते हैं। एंड possess diaphragm for breathing, diaphragm जरूर होता है, but all are not viviparous. Next, all reptiles possess scales, have a 3-chambered heart and are cold blooded. cold blooded तो ठीक है, but क्या सारों में 3-chambered heart होता है? नहीं, नहीं ना, 4-chambered heart भी होता है। देखो एक फीचर भी पता है, आप सॉल्व कर लोगे। आगे, all bony fishes have 4 pairs of gills एंड एन ओपर्क्युलम ऑन ईच साइड, जो कवरिंग होता है, तो ये हमारा सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब मुझे तो लगता है अगर ये एक पॉइंट भी पता है ना तो आपके 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज समवेयर कई सारे क्वेश्चंस में इस लाइन पे थे, सही है ना क्वेश्चंस। नेक्स्ट, बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर पोइक्युलोथर्मिक एनिमल्स इज, अब देखो जो हायर है ना एनिमल्स, वर्टिब्रेट्स को मेनली हम कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड ऐसे हम क्लासिफाई करते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब पोइक्युलोथर्मिक, ये ऐसे एनिमल्स है जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, वो अपना एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते हैं, तो इसमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस वगैरह आते हैं। ठीक है, लेकिन
बर्ड्स एंड मैमल्स जो है ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, मतलब बाहरी टेम्परेचर कुछ भी हो, ओके, अ बर्ड एंड मैमल कैन मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो ये वार्म ब्लडेड है या होम्योथर्मिक है। तो आपको पूछा है व्हाट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर पोइकिलोथर्मिक। पहला ऑप्शन कैन नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यही तो आएगा। पोइकिलोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड है, तो वार्म ब्लडेड तो उड़ गया ऑप्शन। कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर नहीं आएगा, वो वार्म के लिए सही होता। एंडोथर्मिक नहीं, ये वार्म के लिए, तो ये बेसिक कैन नॉट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 80 तक पहुंच गए अभी, सही है। आप बस ये 80 और 10 तो हो जाएगा हमारा पूरा पेपर डिस्कशन। चलो क्वेश्चन नंबर 80 देखो सब लोग। मैच द नेम ऑफ द एनिमल इन कॉलम 1, फिर क्या दिया है, 1 कैरेक्टरिस्टिक इन कॉलम 2 एंड द फाइलम और क्लास इन कॉलम 3 टू विच इट बिलोंग्स। ओके, और आपको फिर देखना है कॉम्बिनेशन मैच करके कि कौन सा सही ही पूछा है ना, सही वाला ही पूछा है। चलो, एडमशिया, रेडियली सिमेट्रिकल, पॉरीफेरा लिखा है, गलत है ये। नेक्स्ट, पेट्रोमाइजोन, एक्टोपैरासाइट, यस, एंड साइक्लोस्टोमाटा भी यस, ये देखो ये सही है कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे हाउ मेनी भी नहीं पूछा, ABCD, तो यही आएगा आंसर अपना। नेक्स्ट, इक्तियोफिस, टेरेस्ट्रियल एंड रेप्टिलिया लिखा है। इक्तियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया बोलते हैं ना हम, ग्रुप ही गलत है ये। लिम्यूलस हमारा किंग क्रैब, लिविंग फॉसिल, सही है। बॉडी कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। पाइसिस लिखा है, फिश है क्या ये? नहीं, ये आर्थ्रोपोडा में आता है, ये वाला भी गलत है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे बी वाला कॉम्बिनेशन सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विच इज बी। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखो सब लोग। Which one of the following is a matching pair of body feature and the animal possessing it? Vertebral column, Salpa petromyzon, Gnathostomata, Corvus pyxin, air bladder, Labiopristis, pneumatic bones, Corvus and Columba. ऑप्शंस रीड कर लिए हमने। अब देखो न्यूमैटिक बोन्स जो है, ओके, स्पॉन्जी बोन्स, ये बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो दोनों दिए कॉर्वस एंड कोलम्बा, ये दोनों क्या है, क्रो एंड पिजन, ये दोनों बर्ड्स है। तो हमारा सही तो कॉम्बिनेशन मैचिंग ही पूछा है, यही मैचिंग है। एयर ब्लैडर देखो बोनी फिशेस में ही होता है, लेबियो चलेगा, प्रिस्टिस नहीं चलेगा। नाथोस्टोमाटा में कॉर्वस थोड़ी आएगा, क्रो नहीं आएगा इसमें, मिक्सिन ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, साल्पा एंड पेट्रोमाइजोन, बेसिक यहाँ पे अगर देखोगे साल्पा, ये एग्जाम्पल आपने प्रोटोकॉर्डेट्स में पढ़ा है, यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये ऐसे गलत है कुछ कुछ एग्जाम्पल्स। लेकिन कॉर्वस एंड कोलम्बा दोनों बर्ड्स है और ये न्यूमैटिक बोन्स पजेस करेंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरीके से देखो क्वेश्चन 81 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखो क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स is correctly matched with its particular named taxonomic category? पढ़ते हैं पूरा और फिर देखते हैं, आपको क्या करेक्ट वाला ही ढूंढना है ना, करेक्ट। टाइगर टिग्रिस स्पीशीज है, ठीक है, ये टी स्मॉल होना चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ मैच ही करना है आपको, रूल्स फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे वो सब नहीं देखना है। टाइगर टिग्रिस, ठीक है, ये स्पीशीज है। कटल फिश, मोलुस्का क्लास, मोलुस्का क्लास है क्या? नहीं, ये फाइलम है। आगे ह्यूमंस, प्राइमेटा, फैमिली नहीं, प्राइमेटा ये ऑर्डर है, फैमिली नहीं है। हाउस फ्लाई, मस्का ऑर्डर नहीं, मस्का ये तो साइंटिफिक नेम में ही आता है ना, मस्का डोमेस्टिका, तो ये जीनस होना चाहिए था, ऑर्डर नहीं है, मतलब ये तीनों चीजें यहाँ पे गलत लिखी है, तो इसीलिए टिग्रिस स्पीशीज ठीक है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फेलिस कैट, सही है ना, फेलिस इज द कैट, बिलोंग्स टू मैमल्स, एव्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स। वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें तो मतलब सिर्फ आपको फेलिस क्या है इतना पता है, फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो, इट्स अ मैमल। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखो। सर्कुलेटरी सिस्टम इज फर्स्ट कंप्लीटेड इन विच फाइलम? ओके, अब हमने सारे फाइलम पढ़े, इवन आपके चैप्टर के एंड में आपको एक बड़ा सा टेबल बना के दिया है कंपेयरिंग सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी ऐसे सिस्टम्स भी तो कंपेयर किए। अगर आप वो टेबल भी पढ़ोगे ना, आपको दिखाई देगा कि एनालिडा, ओके, यही हमारा पहला फाइलम है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर डेवलप प्रेजेंट है। ढूंढो, इसमें एनालिडा है, देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम इज फर्स्ट कंप्लीटेड इन
विच फाइलम? आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, प्लैटिहेल्मिन्थिस, एस्केलेमेंथिस। पहला ग्रुप पूछा है, हाँ पहला ग्रुप, फर्स्ट कंप्लीटेड, इसीलिए आंसर क्या आएगा? एनालिडा। एंड ये भी याद रखो कि एनालिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। द कैनल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ओके स्पॉन्जिस में हमने ये पढ़ा है कैनल सिस्टम पॉरीफेरा में, तो गिवन ऑप्शंस में से पहला ही ऑप्शन है स्पॉन्जिस। ओके प्लैटिहेल्मिन्थिस या अकाइनोडर्म या सिलेंड्रेट्स में ये नहीं होता है, स्पॉन्जिस में हमारा वो पूरा कैनल सिस्टम होता है। Which of the following characteristic is shared by all arthropods? ओके सारे आर्थ्रोपोडा में कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसा कौन सा है? मेटामॉर्फोसिस, विंग्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड ट्रेकियल सिस्टम। ये जो नाम है आर्थ्रोपोडा, इसका ही लिटरल अगर हम मीनिंग निकाले तो क्या आएगा? आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड अपेंडेजेस। ये इसका मेन क्राइटेरिया है, इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं आएगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जॉइंटेड अपेंडेजेस। देखो हर एक आर्थ्रोपोड में विंग्स वगैरह ऐसा नहीं है। मेटामॉर्फोसिस मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट सारों में ही होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। ट्रेकियल सिस्टम एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम हर एक आर्थ्रोपोड में होती है क्या? नहीं, इसमें एक वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, बट जॉइंटेड अपेंडेजेस तो सब शेयर करते हैं, सारों में है, मतलब सारे आर्थ्रोपोड्स में है, तो इसलिए ये आंसर हो गया। आगे 87, Which of the following animal is radially symmetrical but has a bilateral symmetry in larva? Simple. ऐसा कौन सा ग्रुप पढ़ा है कि जो अडल्ट फॉर्म में रेडियल सिमेट्री शो करता है लेकिन जब लार्वा होता है तो बायलैटरल होता है? एक ग्रुप पढ़ा है आपने, अकाइनोडर्माटा, स्टारफिश वाला अपना ग्रुप, सही है ना, अकाइनोडर्माटा, इसमें हमने ये पढ़ा है। तो बस आपको अकाइनोडर्म ढूंढना है, यहाँ पे देखो स्टारफिश ही दिया है। चलो एस्केरिस राउंडवर्म नहीं आएगा, नेरिस रिंगवर्म नहीं आएगा, पाइला एप्पल स्नेल भी नहीं आएगा, एस्टेरियस स्टारफिश अकाइनोडर्माटा को बिलोंग करता है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है डी। ओके अब यहाँ पे मैचिंग करना है हमें, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में दिया है आपको साइंटिफिक नेम्स एंड देन उसके कॉमन नेम्स, ठीक है। सो वी हैव डेंटेलियम, ओफियूरा, एंटीडॉन, अकाइनस एंड सेपिया। एंड यहाँ पे क्या क्या दिया है? ब्रिटल स्टार, कटल फिश, सी अर्चिन, टस्क शेल एंड सी लिली। चलो पहला वाला करके देखते हैं। डेंटेलियम, डेंटेलियम ऐसे टस्क शेप, ऐसे शेल दिखता है ना, तो ये टस्क शेल है। ए का 4, एक ही ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर 88 के ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे ए का 4 दिया है, तो मतलब आपको और मेहनत भी नहीं करनी है, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं होता है। ऐसे लगता है अपने को कि अरे इतना मैच करने में 1 मिनट जाएगा, क्यों जाएगा? ए का 4 एक ही ऑप्शन में है। चलो बाकी भी देखते हैं, सही होने चाहिए, बट ऑब्वियसली ये तो गलत ही है फिर सारे बाकी के ऑप्शन। बी का 1, ओफियूरा इज ब्रिटल स्टार, सी क्या है? एंटीडॉन, सी लिली, फिर अकाइनस, यस सी अर्चिन, एंड सेपिया जो है 2 कटल फिश, करेक्ट है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सो 88 का ए हो गया। नेक्स्ट अगेन मैच द पेयर ही करना है। पेट्रोमाइजोन, हिप्पोकैम्पस, मिक्सिन, एक्सोसिटस, इसमें से कई नाम पिछले कई अलग अलग क्वेश्चंस में आके गए हैं। एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट कॉलम में क्या दिया है? सी हॉर्स, हैगफिश, लैम्प्रे एंड फ्लाइंग फिश। ओके तो पहला पेट्रोमाइजोन क्या होता है, चलो बताओ, पेट्रोमाइजोन क्या होता है? लैम्प्रे, हैगफिश, सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश, इसमें से क्या आएगा? लैम्प्रे पढ़ा है ना, टेक्स्ट बुक खोलो देखो सब लोग, साइक्लोस्टोमाटा में, साइक्लोस्टोमाटा में देखो साफ साफ दिखेगा आपको। पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे है, बट ये दो ऑप्शन में A3 है, B1 भी करके ही दिया है इन्होंने, फिर सी हॉर्स, तो मिक्सिन ये भी तो आता है ना, हैगफिश 2 होना चाहिए, C2A इसमें है, एंड एक्सोसिटस इज फ्लाइंग फिश, D4। मिल गया हमें हमारा आंसर, करेक्ट, यस ये सब देखो, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, नेक्स्ट हिप्पोकैम्पस तो पता ही है आपको, सी हॉर्स, मिक्सिन इज हैगफिश एंड एक्सोसिटस सामने ही है इसके, फ्लाइंग फिश। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चन नंबर 90, which one of these animals is not a homeotherm? नॉट बोला है, ओके होम्योथर्म मतलब वार्म ब्लडेड होता है, लेकिन नॉट होम्योथर्म मतलब आपको एक कोल्ड ब्लडेड वाला एनिमल ढूंढना है। सिटाक्यूला बर्ड्स में पढ़ा है, मैक्रोपस नहीं मैमल्स में पढ़ा है आपने ये। आगे कैमेलस,
कैमल नहीं आएगा। चीलॉन, ये तो हमारा टर्टल है। ये क्या है? टर्टल, जो कि एक रेप्टाइल है। टर्टल क्या है? रेप्टाइल है। एंड रेप्टाइल कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड, मतलब पोइक्यूलोथर्मिक। और आपको वही तो पूछा है, नॉट द होम्योथर्म, मतलब आंसर क्या आ गया हमारा? चीलॉन। ठीक है, मतलब देखो एग्जाम्पल बेस्ड भी इस चैप्टर के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको हर एक फाइलम, हर एक क्लास, जो भी ग्रुप आपने पढ़ा है उसका एग्जाम्पल एकदम एकदम पिट पैट परफेक्टली आना चाहिए, तो ही आप एकदम तेजी से और एक्यूरेटली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब याद करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्जाम में। तो इस तरीके से हमने इस पेपर के सारे 90 बायोलॉजी क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। आई होप आपके ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सारे ही आइडियली सही आने चाहिए। तो ऐसे ही जैसे आपके एक एक पेपर्स होंगे आगे, हम उनके सॉल्यूशंस आपके लिए लाएंगे, ताकि आपको पता चले आपने कौन सी गलती कहाँ पे की है। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।